हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब ठीक हैं और एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। दोस्तों, आप सबकी क्वेरीज आ रही थी, सुबह से लेके अभी तक आ रही है कि जो वीडियो है वो कब यहाँ पे आने वाली है। तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा मुझे लेट हो गया क्योंकि आजकल जो है कॉलेज में जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स उनका एग्जामिनेशन चल रहा है, तो उस चक्कर में यहाँ पे थोड़े से बिजी होने के कारण जो वीडियो अपलोड करने में यहाँ पे थोड़ा टाइम लग गया। बट चलिए अभी स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और इसके अंदर आज की जो वीडियो है काफ़ी स्पेशल वीडियो है। इसके अंदर आपको एज इट इज़ मॉडल पेपर है, जैसा आपका एग्जामिनेशन में आएगा सेम वैसे ही अराउंड 100 क्वेश्चन मैंने इसमें डाले हुए हैं और सभी यूनिट के क्वेश्चन लगभग इसमें इंक्लूडेड हैं। राइट, इसमें आज के उसमें कैलकुलेटिव क्वेश्चन कम है क्योंकि उसमें आपके 3 से 4 घंटे की वीडियो बन जाएगी और जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चन है वो इसमें है। और साथ ही जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के पेपर से लिए गए क्वेश्चन है, ऐसे कोई हाइपोथेटिकल क्वेश्चन नहीं है। तो इनको यहाँ पे ध्यान से देखना, इनके रिपीट होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। राइट, तो अगर आपकी किसी प्रकार की कोई क्वेरी है, व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, उस पर आप यहाँ पे अपनी क्वेरी को पूछ सकते हैं। और ये पीपीटी जो मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। राइट, इसके अलावा किसी प्रकार की कोई फीडबैक आपको देनी होती है तो व्हाट्सएप नंबर पे भी आप दे सकते हैं। जब आपकी फीडबैक आती है तो हमें भी यहाँ पे अच्छा लगता है। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले, स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और कि बहुत सारे लोग, काफ़ी आप में से कुछ लोग मेरे बारे में पूछ रहे थे कि आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो क्या है या आप करते क्या हैं। तो इस चीज़ से एक तरह से कोई दिक्कत नहीं है पूछने में। तो उसके लिए मैंने आपके क्वालिफ़िकेशन में मेरी अपने बारे में थोड़ा सा मैंने आपको डाल दिया यहाँ पे। मेरा नाम नंदन सिंह है। मेरी क्वालिफ़िकेशन आई हैव कंप्लीटेड माई एम.कॉम एज वेल एज बी.एड एंड सी.टेट, ये दोनों मैंने किया हुआ है। साथ ही 2 टाइम्स एनटीए यूजीसी नेट भी मैंने क्वालिफाई किया हुआ है कॉमर्स सब्जेक्ट से। आई एम परस्यूइंग माई पीएचडी राइट नाउ एंड एम ए इकोनॉमिक्स एज वेल। करंटली मैं असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पे यहाँ पे काम कर रहा हूँ पीजी कॉलेज में। ये सब था मेरे बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के जो क्वेश्चन हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। और वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना ना भूलें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे साथ आगे भी आप ऐसे ही बने रहें। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है हमारा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हेल्प्स इन। यहाँ पे बोला गया है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आपके किस चीज़ में हेल्प करता है, और हिंदी में भी आप पढ़ सकते हैं प्रमाप लागत जिसको बोलते हैं, किस चीज़ में सहायता यहाँ पे करती है। कॉस्ट को रिड्यूस करने में, मेजरिंग इफ़िशियंसी, कंट्रोलिंग प्राइसेस, या नन ऑफ द अबव। देखिए यहाँ पे जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का हमारा एक कॉन्सेप्ट रहता है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, अपने जो हमारे पहले स्टैंडर्ड होते हैं उनको फिक्स किया जाता है। उसके बाद हम जो हमारे जो एक्चुअल लेवल देखा जाता है कि हमारा जो एक्चुअल आउटपुट है वो किस लेवल का है, तो इस चीज़ को स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है। तो ये बेसिकली आपका किस चीज़ के लिए किया जाता है, आपकी जो मेजरिंग इफ़िशियंसी के लिए इसको यूज किया जाता है, यानी कि कितनी कुशलता आप अपने कार्य में ला दिखा रहे हैं, ताकि आपकी जो बेंचमार्क आपने सेट किया है वो आपने अचीव कर पाया या नहीं कर पाया, या उससे आप कितना वेरी कर रहे हैं, उस चीज़ के लिए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का यूज किया जाता है। दैट्स वाई इसमें स्टैंडर्ड जो ऑप्शन नंबर बी है, मेजरिंग इफिशियंसी, आपका सही आंसर बनेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जनरल एंट्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फ्री सैंपल्स टू पोटेंशियल कस्टमर विल बी। अब यहाँ पे देखिए होता क्या है, जब भी कोई जो हमारा एक तरह से बिजनेसमैन होता है, जो रिटेलर होते हैं या होलसेलर होते हैं, वो क्या करते हैं अपने जो प्रोडक्ट है उसके प्रमोशन के लिए कुछ जो गुड्स के पार्ट्स होते हैं, कुछ जो सैंपल्स होते हैं, उनको यहाँ पे पब्लिक को बांट देते हैं ताकि उनसे ओपिनियन ले सकें या उनके गुड्स का यहाँ पे प्रचार प्रसार हो सके, पब्लिसिटी हो सके। इस चीज़ के लिए फ्री में सैंपल्स यहाँ पे दिए जाते हैं। बेसिकली ये देखा जाता है जब फार्मास्यूटिकल्स के जो सेलर्स आते हैं, है ना, जो वो लोग क्या करते हैं, कुछ हॉस्पिटल्स में या इस तरह के नर्सिंग होम्स में जाके जो दवाइयाँ हैं वो एज ए सैंपल वहाँ पे दे देते हैं और डॉक्टर से उनको यूज करने के लिए कहते हैं ताकि आने वाले टाइम पे उनको ही वो डिमांड यहाँ पे दे सकें। तो इस चीज़ के लिए क्या यहाँ पे जनरल एंट्री की जाएगी, ये आपके पास आंसर हैं, सॉरी ऑप्शंस हैं। तो इसमें सही आंसर कौन सा आपका बनने वाला है, कस्टमर अकाउंट को डेबिट करेंगे या फ्री सैंपल्स को क्रेडिट करेंगे, और इसके अलावा और भी ऑप्शन है। तो इस केस में आपका ऑप्शन नंबर इसमें बी सही बनता है। ठीक है ना, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस को आपको डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपका कौन सा एक्सपेंसेस है, एडवर्टीजमेंट। आप एक तरह से अपने गुड्स का प्रचार प्रसार आप कर रहे हैं, एडवर्टीजमेंट आप कर रहे हैं, तो उसको डेबिट किया जाएगा। ऑल एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं, और साथ ही परचेज
जो अकाउंट है उसको क्रेडिट किया जाएगा। अब परचेज को यहाँ पे क्रेडिट क्यों किया गया, क्योंकि जो गुड्स हम यहाँ पे एज अ सैंपल हम दे रहे हैं, तो हम मान के चलते हैं कि हमारा जो रॉ मटेरियल हमने परचेज किया है उससे हमने इसको मैन्युफैक्चर किया हुआ है, इसलिए हम जो हमारा परचेज अकाउंट है उसको यहाँ पे क्रेडिट करते हैं। तो सही एंट्री इस केस में ऑप्शन नंबर बी में बनती है, और इसको आप हिंदी वाले सेक्शन में भी नीचे देख सकते हैं। टाइम ज़्यादा यहाँ पे कंज्यूम हो जाएगा, इसलिए मैं हिंदी में आपको नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, हिंदी में आप खुद ही पढ़ सकते हैं। इंग्लिश वाले से साथ साथ में मैंने डाले हुए हैं, तो प्रॉब्लम भी नहीं है, ऑप्शन भी यहाँ पे सेम है। तो जो ऑप्शन उसका सही है इंग्लिश में, वही हिंदी में आपको देखने को मिलेगा सही ऑप्शन, राइट। तो इसके अंदर मैंने एक चीज़ और, आंसर यहाँ पे अलग से नहीं डाले हुए हैं, तो आप वीडियो को ध्यान से देखना और आंसर्स आपको टिक कर लेने हैं अपनी कॉपी में, या आप जो पीडीएफ है मैं आपको दे दूंगा, तो उसके हिसाब से भी आंसर आपको याद हो जाएंगे, या आप अपनी एक साइड में कॉपी लेके फर्स्ट क्वेश्चन का या सेकंड क्वेश्चन का ऐसे भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ऑन लिक्विडेशन ऑफ ए कंपनी फर्स्ट ऑफ ऑल पेमेंट इज मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ। ये लिक्विडेशन का जो क्वेश्चन है, इसके अंदर लिक्विडेटर्स जो फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बनता है, तो उसके अंदर आपको बताया गया है कि जो सबसे पहली पेमेंट है वो किसको की जानी चाहिए। लिक्विडेटर्स रेमुनेशन देना चाहिए, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को देनी चाहिए, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस का होना चाहिए या लीगल एक्सपेंसेस का होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले जो पेमेंट किया जाता है वो लीगल चार्जेस का पेमेंट किया जाता है लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट के अंदर। उसके बाद आपका लिक्विडेशन एक्सपेंसेस का यहाँ पे पेमेंट किया जाएगा, और उसके बाद जो किया जाएगा वो लिक्विडेटर्स रेमुनेशन का पेमेंट किया जाएगा। उसके बाद नंबर आएगा हमारे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स का, उससे पहले अभी डिवेंचर का आता है, बट यहाँ पे डिवेंचर का आपको ऑप्शन नहीं दिख रहा है, इसीलिए मैंने सीधे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स की बात करी। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स के बाद आपके जो है शेयर होल्डर्स का नंबर यहाँ पे आता है, उसमें भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को सबसे पहले मिलता है, और जो बचा कुछ लास्ट में रेसिडुअल जिसको हम बोल सकते हैं, वो यहाँ पे किसको मिलेगा, वो इक्विटी शेयर होल्डर्स के खाते में यहाँ पे जाता है। तो इस पेमेंट की हायरार्की को आपको ध्यान में रखना है, हिंदी में भी आप इस चीज़ को देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ कैपिटल एम्प्लॉयड इज ₹6 lakhs, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, द एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इज 2 lakhs, देन सुपर प्रॉफिट विल बी। अब यहाँ पे आपसे सुपर प्रॉफिट पूछा गया है। सुपर प्रॉफिट का बेसिकली फॉर्मूला होता क्या है, ये मैं पहले भी आपको करवा चुका हूँ, जिन लोगों ने नहीं देखा उनके लिए। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है हमारे पास एवरेज प्रॉफिट, सॉरी एक सेकेंड, सुपर प्रॉफिट इक्वल टू होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है ना, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट दो चीज़ें क्या होती हैं, देखिए क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, यहाँ पे आपको एक तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट दिया गया है, यानी कि एवरेज प्रॉफिट तो हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया है, हमें निकालना है नॉर्मल प्रॉफिट। यहाँ पे आपको कैपिटल एम्प्लॉयड दी गई है 6 lakhs की, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% क्या है, तो आपकी जो नॉर्मल प्रॉफिट है वो कैसे निकलेगा, 6 lakhs तो आपका क्या है कैपिटल एम्प्लॉयड है, इसमें इसका आप 10% निकालेंगे, ठीक है, 10% आपने निकाला तो कितना आ गया, 60,000 का आपका क्या आ गया, ये आपका निकल के आ गया है नॉर्मल प्रॉफिट। अब आप क्या करेंगे, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। सुपर प्रॉफिट बराबर होता है हमारा एवरेज प्रॉफिट, जो कि ऑलरेडी 2 lakhs यहाँ पे गिवन है, ठीक है, और जो नॉर्मल प्रॉफिट हमारा निकल के आया है वो हमारा निकल के आया है 60,000। तो जो हमारा इसमें सुपर प्रॉफिट निकल के आता है 1,40,000 की जो अमाउंट है वो यहाँ पे निकल के आएगी इस 60,000 को सबट्रैक्ट करने के बाद। तो आंसर आपका कौन सा बनता है, ऑप्शन नंबर बी इसमें सही बनता है, 1,40,000, ठीक है ना। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको फॉर्मूला, क्योंकि आपको इसको ध्यान में रखना है। सुपर प्रॉफिट बेसिकली आपका क्या है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेंचर कैपिटल क्या होता है। अब यहाँ पे देखिए वेंचर कैपिटल पूछा गया आपसे, कैपिटल इन्वेस्टेड इन एडवेंचरस एक्सपेंडिशंस, कैपिटल फॉर सेविंग्स, कैपिटल इन्वेस्टेड इन हाई रिस्क प्रोजेक्ट्स, नन ऑफ द। यहाँ पे देखिए वेंचर कैपिटल को हिंदी में साहसी पूंजी कहा जाता है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। देखिए बेसिकली वेंचर कैपिटल का मीनिंग ये होता है, जब भी कोई जो हमारा जैसे प्रोमोटर्स होता है, ठीक है ना, प्रोमोटर्स मतलब जो किसी कंपनी को, किसी स्टार्टअप को यहाँ पे प्रमोट करने के लिए फंड देते हैं अपनी तरफ से, उनको हम प्रोमोटर बोलते हैं। तो प्रोमोटर्स क्या करते हैं, किसी भी स्टार्टअप को या कोई भी हमारा जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसको स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे पैसा देते हैं, और उस पैसे में बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। तो ये हमारा होता है वेंचर कैपिटल, जो भी कैपिटल वहाँ पे लगाई जाती है उस काम के लिए, तो उसको हम वेंचर कैपिटल बोलते हैं। और उस वेंचर कैपिटल में हाई रिस्क होता है, साथ ही हाई रिटर्न भी यहाँ पे देखने को मिलता है, और इस उद्देश्य से उसमें ये पैसा लगाया जाता है कि ये लॉन्ग टर्म में यहाँ पे अच्छा रिटर्न निकाल के देने वाला है। इस वेंचर कैपिटल का आपसे इसी में पूछा गया था, तो इसका ऑप्शन नंबर सी अगर आप देखेंगे ध्यान से,
कैपिटल इन्वेस्टेड इन हाई रिस्क प्रोजेक्ट्स, ये आपका इसमें सही बनता है वेंचर कैपिटल में, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि इसके अंदर रिस्क बहुत होता है। जब भी देखिए कोई भी बिजनेस जो स्टार्ट किया जाता है तो उसके अंदर एक आपको बोला जाता है ना, एक प्रिंसिपल होता है, ये मान के चलिए कि जो अमाउंट आपने इन्वेस्ट की है वो आपकी जा चुकी है, ठीक है ना, वो मतलब आपके हाथ से निकल चुकी है, ये मान के चलो कि उससे आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला जब भी आपको अपना स्टार्टअप या कुछ भी बिजनेस स्टार्ट करना है, ये यहाँ पे बेसिकली बोला जाता है, ठीक है ना। क्योंकि बाद में हो सकता है अगर आपका बिजनेस डूब जाए तो आप डिप्रेशन में ना आ जाओ, बेसिकली ये चीज़ें समझाने के लिए होती है। बट इसी को यहाँ पे वेंचर कैपिटल के केस में भी देखा जाता है कि हम ये मान के चलते हैं कि अगर दोनों चांस हो सकते हैं, बिजनेस या तो जो है सक्सेसफुल हो गया तो हाई रिटर्न निकाल के देगा, अगर अनसक्सेसफुल हो गया तो बंद हो जाएगा। तो इसमें हाई रिस्क होता है और साथ ही हाई रिटर्न की संभावना भी होती है। दैट्स वाई आपका ऑप्शन नंबर सी इस केस में सही बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैपिटल इज ए लाइबिलिटी फॉर द बिजनेस दिस स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन, यहाँ पे बोला गया है जो हमारी कैपिटल होती है ना वो बिजनेस के लिए एज ए लाइबिलिटी होती है। ये स्टेटमेंट किस आपके प्रिंसिपल पे बेस है? सेपरेट बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल पे, मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल पे, प्रिंसिपल ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट पे, या ऑल ऑफ द अबव। देखिए यहाँ पे होता क्या है, जब भी हमारा एक ये बिजनेस होता है, ठीक है ना, ये बिजनेसमैन है आपका और ये आपका दूसरा बिजनेस है। अब इन दोनों को बिजनेस के टर्म्स में बेसिकली कंपनी के केस में अलग अलग ट्रीट किया जाता है। क्यों ट्रीट किया जाता है अलग अलग? क्योंकि इसमें एक कॉन्सेप्ट हमारा होता है जिसको हम बोलते हैं सेपरेट बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। इसके अंदर जब भी हम क्या करते हैं, कैपिटल अगर ये ओनर ने अपने बिजनेस में कैपिटल लगाई तो ये कंपनी के लिए बन जाती है ऑब्लिगेशन, जिसको हम बोलते हैं लाइबिलिटी, कि ये जो अमाउंट ऑनर ने अपने बिजनेस में लगाई इसको बिजनेस ने पे ऑफ करके वापस इस ऑनर को देनी है। तो ये इसके लिए क्या हो गई, बिजनेस के लिए ये लाइबिलिटी का काम करती है, ठीक है ना। तो ये इसको बोला जाता है हमारा सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट या सेपरेट बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। तो यहाँ पे वही चीज़ पूछी गई, कैपिटल इज ए लाइबिलिटी फॉर द बिजनेस, यानी कि जो कैपिटल ऑनर लेके आ रहा है बिजनेस के लिए, तो बिजनेस की तरफ से, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो वहाँ पे एक लाइबिलिटी क्रिएट हो जाती है। तो दैट्स वाई ऑप्शन ए इस केस में सही बनता है आपका। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया है, इफ द नेट एसेट टेकन ओवर बाय द कंपनी आर लेस देन द परचेज कंसिडरेशन द डिफरेंस शैल बी ट्रीटेड एज। यहाँ पे देखिए कंडीशंस क्या हुई है, आपको मैंने 2 कंडीशन बताई थी, अभी उसको भी डिस्कस करते हैं। पहले देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इफ द नेट एसेट टेकन ओवर बाय द कंपनी आर लेस देन द परचेज कंसिडरेशन, यानी कि आपने क्या किया है, परचेज कंसिडरेशन ज़्यादा आपने पेमेंट यहाँ पे किया है और आपकी जो एसेट की वैल्यू है वो यहाँ पे कम है, ठीक है ना। एसेट की वैल्यू कम है बट परचेज कंसिडरेशन फिर भी आपने ज़्यादा पे किया। जैसे आप गए कहीं पे, आपने किसी से जैसे एक पेन ले ली, उसको आप उसकी पेन आपको बहुत अच्छी लग रही थी, राइट। उस केस में उसकी पेन की जो एक्चुअल मार्केट में प्राइस थी वो 10 रुपये थी, बट आपने क्या बोला उससे कि मैं तेरे को 15 रुपये दे देता हूँ और ये पेन तू मुझे दे दे। तो आपने क्या किया, 10 रुपये की पेन को 15 रुपये की खरीद लिया। तो ये केस क्या बनता है कंपनी के केस में, ये केस क्या बनता है, आपसे ये पूछा गया है। सीक्रेट रिजर्व होता है, कैपिटल रिजर्व होता है, गुडविल होता है या जनरल रिजर्व होता है। देखिए ये जनरल रिजर्व का केस होता है, सॉरी गुडविल का केस होता है। गुडविल के केस में क्या किया जाता है कि जो हमारा एक्चुअल एसेट का प्राइस होता है उससे ज़्यादा पेमेंट किया जाता है, क्योंकि जो एक्सेस अमाउंट होती है ना वो गुडविल की अमाउंट होती है। क्योंकि जो पेन आपने देखी उसके पास, यानी कि वो पेन या तो बहुत अच्छी होगी, ठीक है ना, या तो उसका आपको यहाँ पे कलर अच्छा लगा हो या कंपनी आपको उसकी अच्छी लगी, कुछ ना कुछ लगा, यानी कि वो सारा पार्ट किसका है, गुडविल का पार्ट है। कुछ लोगों का क्या होता है, जैसे KFC है, इन बड़े बड़े जो नाम हैं, ब्रांड नेम है, ये गुडविल का पैसा चार्ज करती हैं, ठीक है ना। तो उस केस में जो एक्चुअल कॉस्ट होती है एसेट की उससे ज़्यादा वो लोग लेते हैं, जो एक्स्ट्रा अमाउंट होता है वो गुडविल का अमाउंट होता है। इसलिए इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर सी सही बनेगा, गुडविल। अगर दूसरे सिनेरियो की बात भी कर लेते हैं, अगर आपकी एसेट की वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है ना, एसेट की वैल्यू आपकी कितनी हो गई, ज़्यादा हो गई, बट आपने पे एक्चुअल में कितना किया, परचेज कंसिडरेशन आपने पे कम किया, तो उस केस में कैपिटल रिजर्व का केस बनता है आपका, ठीक है। ये बी ऑप्शन वाला कैपिटल रिजर्व, क्योंकि कैपिटल रिजर्व का क्या मतलब है कि आपने जितने की एसेट थी
वो आपको उससे कम में मिल गई, यानी कि उसका कम पेमेंट आपने किया एक्चुअल में, क्योंकि आपको उसके जो बिजनेस था बेसिकली, जिसके एसेट को आप परचेज, इसमें कंडीशन यही बन सकती है कि जिसके एसेट को आप परचेज कर रहे हो बेचारा डूब रहा है, ठीक है ना, उसके पास कोई चारा ही नहीं है बेचने के अलावा। तो उस केस में वो क्या करता है, जितना ही पैसा मेरे पास रियलाइज हो जाए वही मेरे लिए अच्छा है, ये सोच के वो अपने बिजनेस को बेचता है। उस केस में आप भी उसका फ़ायदा उठाते हैं। आप कहते हैं कि मैं एक्चुअल तेरा प्राइस इतना है, इसमें तो दूंगा नहीं, तेरा बिजनेस वैसे भी तो डूब रहा है, अगर तू बेचे तब भी डूबेगा, अगर नहीं बेचे तब भी तो डूबेगा, तो इससे अच्छा है कि जितना भी रियलाइज हो रहा है तेरे को उतने में तू इसको बेच दे। तो इस केस में जो आंसर बनता है वो आपका कैपिटल रिजर्व का बनता है, इसको ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉल पेड इन एडवांस अकाउंट इज शोन सेपरेटली ऑन। यहाँ पे बोला गया है जब कॉल्स पेड इन एडवांस होता है, ठीक है ना, एक तो आपका कॉल्स इन एरियर होता है, एक कॉल्स पेड इन एडवांस होता है। कॉल्स पेड इन एडवांस का क्या मतलब है कि आपने, जो आपका शेयर होल्डर है जिसने आपका सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, उसने जो कॉल का अमाउंट था, जैसे 3 रुपये आपने फाइनल कॉल पे मांगा था, उससे पहले की जो अमाउंट, जैसे 10 रुपये मान लेते हैं चलिए टोटल अमाउंट है, उसमें 5 रुपये अपने एप्लीकेशन पे मांगा था, 2 रुपये आपने अलॉटमेंट पे मांगा, 7 हो गया, 3 रुपीज़ आपने 2 रुपीज़ आपने फर्स्ट कॉल पे, और लास्ट में 1 रुपीज़ आपने लास्ट कॉल पे मांगा। बट जो कॉल का पैसा है यहाँ पे, जैसे उसने फर्स्ट कॉल करी तो उसने क्या किया, सेकंड जो कॉल था उसका पैसा भी यहाँ पे दे दिया, तो उस केस में वो कॉल्स इन एडवांस का केस बनता है, राइट। और कॉल्स इन एरियर क्या होता है, जब वो पेमेंट करने में डिफ़ॉल्ट कर देता है। तो आपसे पूछा गया है कि जो कॉल्स पेड इन एडवांस अकाउंट होता है उसको किस हेड के अंदर यहाँ पे दिखाते हैं, बेसिकली एसेट साइड दिखाते हैं, लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट दिखाएंगे, डेबिट साइड ऑफ पीएनएल दिखाएंगे, क्रेडिट साइड ऑफ पीएनएल दिखाएंगे। देखिए एसेट साइड तो बिल्कुल नहीं दिखाएंगे क्योंकि एसेट थोड़ी है हमारी वो, ठीक है ना, क्योंकि ये एडवांस हमारे पास आया है तो एडवांस बनता है लाइबिलिटी का केस, इसको दिखाएगा लाइबिलिटी के केस में। क्योंकि लाइबिलिटी क्यों है, क्योंकि उसने एडवांस में पेमेंट किया है और उस पैसे के बदले में जो भी सेटअप हमें करना है वो हमारे लिए लाइबिलिटी है, यानी कि उसके पैसे को हमें आगे के कॉल में यहाँ पे मैनेज करना है या फिर उसको रिफंड करना है, तो ये हमारे लिए एक लाइबिलिटी बन जाती है और इस पर यहाँ पे इंटरेस्ट भी पेमेंट किया जा सकता है। तो इस तरह से ये हमारे लिए लाइबिलिटी है, तो ऑप्शन नंबर बी इस केस में सही बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ क्लोजिंग स्टॉक अपीयर्स इन द ट्रायल बैलेंस देन इट विल अपीयर। अब यहाँ पे बोला गया है जब आपका जो ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक दिख रहा है तो उस केस में ये कहाँ पे और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वहाँ पे दिखाई देगा, क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट, एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दी अबव। अब यहाँ पे 2 सीन बनते हैं। पहली तो ये कि जब आपका जो क्लोजिंग स्टॉक है वो आपके जो ट्रेडिंग अकाउंट है, सॉरी जो आपका ट्रायल बैलेंस है उसके अंदर है, ठीक है ना। और दूसरा सिनेरियो होता है जब आपका ट्रायल बैलेंस के बाहर एडजस्टमेंट में आपको क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है। जब आपको एडजस्टमेंट में क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ होता है तो उस केस में आपको जो क्लोजिंग स्टॉक है वो 2 जगह यहाँ पे जाएगा। पहला जाएगा आपका क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा जाएगा आपका एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, राइट। क्योंकि हमें डबल इफेक्ट देखना होता है, किसी भी जो एंट्री को हम एडजस्ट करते हैं, हमारी जो डबल एंट्री सिस्टम चलता है, किसी भी प्रकार की जो एंट्री उसका इफेक्ट हमारा 2 जगह पे जाएगा। एक तो हमारा जाएगा क्रेडिट साइड में और एक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में, दूसरा जाएगा एसेट साइड की बैलेंस शीट में, ठीक है ना। अब यहाँ पे पूछा गया है कि ये ट्रायल बैलेंस के अंदर यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है, अपीयर्स इन ट्रायल बैलेंस। इसका मतलब है कि इसकी एक रिकॉर्डिंग पहले से हो चुकी है और उस केस में इसको सिर्फ आप दिखाएंगे एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट दिखाएंगे, और इसका मतलब ये माना जाता है कि इसकी जो अकाउंटिंग है वो पहले हो चुकी है और ये ट्रेडिंग अकाउंट में ऑलरेडी अपीयर हो चुका है। इस केस में आप सिर्फ इसको एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट ही शो करेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हिंदी में भी दिया गया है, हिंदी में आप इसको पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ क्लोजिंग स्टॉक अपीयर्स इन द ट्रायल बैलेंस देन इट विल अपीयर। ये वही क्वेश्चन दोबारा आ गया, चलिए कोई बात नहीं। व्हेन बजट इज प्रिपेयर्ड व्हेन डिमांड फॉरकास्टिंग इज डिफिकल्ट। यहाँ पे बोला गया है विच बजट इज प्रिपेयर्ड व्हेन डिमांड फॉरकास्टिंग इज डिफिकल्ट। देखिए फॉरकास्टिंग होता क्या है, फॉरकास्टिंग इज जस्ट भविष्य का अनुमान लगाना, ठीक है ना, भविष्य के बारे में यहाँ प्रिडिक्शन करना, वो हमारा फॉरकास्टिंग होता है। और डिमांड फॉरकास्टिंग का मतलब है कि भविष्य में फ्यूचर में हमें कितनी डिमांड हमारे लिए हो जाए, मतलब पब्लिक कितनी डिमांड करेगी, यानी कि हमारी कितनी सप्लाई होगी, इस चीज़ को बोलते हैं डिमांड फॉरकास्टिंग करना। तो आपसे बोला गया है कौन से बजट के अंदर आपको जो है मतलब इसका मतलब है कि आपका जो डिमांड फॉरकास्टिंग जब डिफ़िकल्ट होता है तो उस केस में कौन सा बजट आप प्रिपेयर करेंगे। यहाँ पे अलग अलग बजट दिए गए हैं, प्रोडक्शन बजट है, सेल्स बजट है, कैश बजट है और फ्लेक्सिबल बजट है। तो देखिए इस केस में आप करेंगे फ्लेक्सिबल बजट को प्रिपेयर।
क्योंकि आपके पास एक्यूरेट डेटा नहीं है अपने सेल्स से रिलेटेड। तो उस केस में आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी अपने सिस्टम में लानी पड़ेगी, अपने बजट के अंदर आपको फ्लेक्सिबिलिटी लेके आनी पड़ेगी। यानी कि कल के दिन में अगर आपकी सेल्स कम होती है तो आपके बजट को उसी हिसाब से एडजस्ट होना पड़ेगा। अगर आपकी सेल्स एक लिमिट से ज़्यादा होती है तो उस बजट को उसी अकॉर्डिंग सेट किया जा सके। दैट इज़ कॉल्ड फ्लेक्सिबिलिटी, राइट। तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा आपका? फ्लेक्सिबल बजट हो जाएगा, जिसको हम लोचदार बजट भी बोलते हैं हिंदी के केस में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर फीचर ऑफ द शेयर रिजल्ट्स इन द रिडक्शन ऑफ। अब यहाँ पे देखिए, जब हम क्या करते हैं, पहले तो सबसे पहले हम शेयर्स को इश्यू करते हैं, ठीक है ना। शेयर को इश्यू करते हैं, वो हमारे सब्सक्राइब करते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, पेड अप, जितना भी हमने कॉल्ड अप कैपिटल किया है उसमें से कुछ पेड हो जाते हैं, कुछ अनपेड रह जाते हैं। जो अनपेड रहते हैं वो कॉल्स इन एरियर बन जाते हैं। कॉल्स इन एरियर जब हो जाता है उसके बाद हम उनको नोटिस भी देते हैं, नोटिस का कोई जवाब नहीं आता, फिर भी वो पेमेंट नहीं करते, तो हम उनके शेयर को फॉरफिट कर लेते हैं, यानी कि हम उनके अंशों का हरण कर लेते हैं। अंशों का हरण करने का मतलब क्या है? इसका सीधा सीधा मतलब समझो कि हम जितना पैसा उसने कंपनी को पे किया है उतने पैसा तो हम उसका जब्त कर लेंगे, साथ में उसके शेयर जो उसको हमने शेयर इश्यू किए थे वो भी यहाँ पे कैंसिल कर लेंगे, ठीक है ना। जैसे एक एग्जांपल से समझो, 10 रुपये का हमारा जो था शेयर्स था, उसके केस में हमने मांगा था 4 रुपये, एप्लीकेशन पे मांगा था, 2 रुपये हमने मांगा था अलॉटमेंट पे, 2 रुपये हमने मांगा था फर्स्ट कॉल पे, 2 रुपये हमने मांगा था लास्ट कॉल पे, ठीक है ना। तो इस तरह से आपके टोटल 10 रुपीज़ हो गए। तो वो जो शेयर होल्डर है वो क्या करता है, एक्चुअली वो यहाँ पे 3 इंस्टॉलमेंट तो पेमेंट कर देता है, एप्लीकेशन की कर देता है, अलॉटमेंट की भी कर देता है, फर्स्ट कॉल भी कर देता है। बट जो 2 रुपये की सेकंड कॉल की पेमेंट थी, यानी कि फाइनल कॉल की पेमेंट थी, उसको करने में वो डिफ़ॉल्ट कर देता है और उसका पेमेंट नहीं कर पाता है। उस केस में हम क्या करेंगे, उसके जो शेयर्स हैं उनको फॉरफिट कर लेंगे, और ये जो 8 रुपये है ना, 8 रुपये उसको भी जब्त कर लें। हम कहेंगे तेरा कुछ भी नहीं है इस कंपनी में, अब जितना पैसा तूने पेमेंट किया था वो हिस्सा हमारा हो गया, अब तो तेरी छुट्टी है अब, ठीक है। तो उस केस में ये 2 रुपये आपका कॉल्स इन एरियर का पार्ट बनेगा, और जो 8 रुपये है आपका वो आपका बनेगा शेयर फॉरफीचर का अमाउंट, राइट। तो इस केस में आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, शेयर फॉरफिट करने से आपकी कौन सी कैपिटल में रिडक्शन आता है, यानी कि कौन सी कैपिटल आपकी यहाँ पे कम होती है। सब्सक्राइब कैपिटल कम होगी, ऑथराइज्ड कैपिटल कम होगी, रिजर्व कैपिटल कम होगी, या फिक्स्ड कैपिटल कम होगी। देखिए ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होती है, जिससे कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, जिसको हम नॉमिनल कैपिटल भी बोलते हैं। तो क्या इसमें कुछ फ़र्क पड़ेगा? तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अब आप देखिए रिजर्व कैपिटल में क्या कोई फ़र्क पड़ेगा? क्या हमने रिजर्व कैपिटल के जो रिजर्व हमने रखा हुआ था, क्या उससे हमने शेयर्स को इश्यू किया है? या रिजर्व कैपिटल यानी कि जो अनकॉल्ड था, अनकॉल्ड कैपिटल को हमने मंगवाया थोड़ी अभी। जो मंगवाएंगे उसके बाद पेमेंट नहीं होगा तो ही तो हमारा जो डिफ़ॉल्टिंग है वो होगी, उसकी बात ही तो यहाँ पे फॉरफिट किया जाएगा। तो ये रिजर्व कैपिटल का तो केस ही नहीं है, इसके तो हमने कॉल्ड ही नहीं की है अभी। इसको तो तब मांगा जाएगा जब हमारी कंपनी लिक्विडेट हो जाएगी, लास्ट में हमारी जो कंपनी है वो बंद होने की कगार पे आएगी, तो ही हम ये रिजर्व कैपिटल को यहाँ पे मांगेंगे आउटसाइडर का पेमेंट करने के लिए, ठीक है ना। और जो फिक्स्ड कैपिटल है इससे भी कोई मतलब नहीं है। तो जो सब्सक्राइब कैपिटल है ना वो आपकी यहाँ पे कम हो जाएगी, क्योंकि बेसिक सी बात है, अगर आपके यूट्यूब पे ही ले लो, अगर आपके 1000 सब्सक्राइबर हैं, आपने क्या किया, एक सब्सक्राइबर को निकाल दिया यानी कि ब्लॉक मार दिया, तो वो अनसब्सक्राइब करके चला गया, कितने बचे? 99 बचे, 999 बचे ना। तो उस केस में क्या होगा, सब्सक्राइब्ड कैपिटल तो कम होगी, राइट। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अमाउंट ऑफ द नेट एसेट इज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द शेयर्स देन वैल्यू पर शेयर विल बी। अब यहाँ पे बोला गया है जो आपकी नेट एसेट है, नेट एसेट की अमाउंट को डिवाइड करते हैं हम नंबर ऑफ द शेयर्स से, तो उसको क्या निकल के आती है हमारे पास, इंट्रिंसिक वैल्यू, बुक वैल्यू, कॉस्ट वैल्यू या मार्केट वैल्यू। तो इस केस में शेयर्स की इंट्रिंसिक वैल्यू अपने पास निकल के आती है, जिसको हम बोलते हैं आंतरिक मूल्य, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैवी एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द एडवर्टीजमेंट फॉर इंट्रोड्यूसिंग ए न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट इज। अब यहाँ पे देखिए होता क्या है, जब हम मार्केट में कोई यहाँ पे नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, उसके 2 केसेस होते हैं। एक तो ऐसा केस कि उसके सिमिलर प्रोडक्ट यहाँ पे मार्केट में चल रहे हैं, ठीक है ना, और दूसरा केस कि उसके सिमिलर कोई प्रोडक्ट मार्केट में नहीं है। देखिए पहले सिनेरियो के अंदर प्रोडक्ट में ऑलरेडी काफ़ी यहाँ पे प्रोडक्ट आपके जैसे हैं मार्केट में, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, हैवी एक्सपेंडिचर आपको यहाँ पे करना पड़ेगा अपने प्रोडक्ट को डिस्टिंक्ट करने के लिए। यानी कि हमारा प्रोडक्ट कुछ अलग है, इनके प्रोडक्ट से कुछ अलग है। जैसे सर्फ का एग्जांपल ले लेते हैं, सर्फ कितने कंपनी का, हज़ारों कंपनियों का चल रहा है मार्केट में, बट जो
अलग अलग जो आप नया इंट्रोड्यूस करोगे तो आपको अपनी खूबीज़ बतानी पड़ेंगी, उसमें कुछ नया आपने यहाँ पे इनोवेटिव किया है तो वो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। उन सब चीज़ों पे जो खर्चा आएगा वो एडवर्टीजमेंट का खर्चा होएगा, ठीक है ना। उस केस में आपको इतना हैवी एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा कि सामने वालों को आप यहाँ पे काउंटर कर पाओ। तो ये बोला गया है जो हैवी एडवर्टीजमेंट होता है हमारे, जब हम नया प्रोडक्ट यहाँ पे लॉन्च करते हैं, इंट्रोडक्शन करते हैं नए प्रोडक्ट का मार्केट के अंदर, तो वो किस तरह का यहाँ पे एक्सपेंडिचर होता है, कैपिटल होता है, रेवेन्यू होता है, डेफर्ड रेवेन्यू होता है, या नन ऑफ द अबव। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारे क्या होते हैं, ये तो कैपिटल गुड्स से रिलेटेड होते हैं ना, हमारे कैपिटल एसेट से रिलेटेड होते हैं। तो यहाँ पे किसी प्रकार का कोई कैपिटल एसेट है क्या, नहीं है। आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो डे टू डे का होता है, क्या आपका एडवर्टीजमेंट पे जो खर्चा है वो डे टू डे आप करते हैं क्या, हर रोज़ खर्चा करते हैं क्या, आप इस पर नहीं करते हैं। तो ये क्या है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। क्यों डेफर्ड रेवेन्यू है, क्योंकि इसका डेफरमेंट हमने कर दिया। डेफरमेंट का मतलब समझते हैं, इसका मतलब होता है कि इसका जो बेनिफिट है वो आने वाले टाइम पीरियड में भी हमें मिलेगा। जैसे आपने आज एडवर्टीजमेंट दे दिया टीवी पे, क्या वो सिर्फ आज के लिए है, उसका जो ऐड जब तक टीवी पे चलेगा तब तक आपको उसका पूरा बेनिफिट मिलेगा, बट कॉस्ट आप उसकी बियर कर चुके हैं। तो इस केस में आपने डेफरमेंट कर दिया उसका, तो बेनिफिट आपको आने वाले फ्यूचर में भी उसका मिलेगा, पूरा बेनिफिट आप अभी नहीं ले सकते उसका। इस केस में हैवी एक्सपेंडिचर आपका क्या बनता है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ब्रेक इवन चार्ट वाई एक्सेस रिप्रेजेंट। अब यहाँ पे देखिए ब्रेक इवन चार्ट बनता है जिसके अंदर ब्रेक इवन पॉइंट की बेसिकली कैलकुलेशन होती है, जहाँ पे हमारी क्या होती है, टोटल कॉस्ट हमारी जो है वो हमारी टोटल प्रॉफिट के बराबर हो जाती है, ठीक है। तो दोनों यहाँ पे इक्वल हो जाते हैं, हमारा ना ही लॉस होता है ना ही हमें प्रॉफिट होता है इस केस में। तो ये जो चार्ट बनता है जिसको हम बोलते हैं ब्रेक इवन चार्ट, इसके अंदर दो एक्सेस होते हैं, एक एक्स एक्सेस होता है हमारा इस तरह से, और एक हमारा होता है वाई एक्सेस। अब एक्स एक्सेस में क्या यहाँ पे दिखाया जाता है, वाई एक्सेस में क्या दिखाया जाता है, पहले वो बात कर लेते हैं। चलिए पहले वाई एक्सेस में क्या दिखाया जाता है उसकी बात कर लेते हैं। तो वाई एक्सेस में दिखाया जाता है कॉस्ट एंड सेल्स रेवेन्यू को यहाँ पे, ठीक है। और जो एक्स एक्सेस है उसके अंदर आप यहाँ पे दिखाएंगे वॉल्यूम ऑफ आउटपुट, जितना भी आपका आउटपुट होता है उसको आप एक्स एक्सेस में दिखाएंगे, और जो कॉस्ट और सेल्स रेवेन्यू है उसको वाई एक्सेस के अंदर दिखाएंगे, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो बनता है आपके पास वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए, कॉस्ट एंड सेल्स रेवेन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मटेरियल इज नोन एज। यहाँ पे बोला गया है जो आपका स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल है और एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मटेरियल है, इसके बीच के डिफरेंस को हम यहाँ पे क्या कहने वाले हैं। मटेरियल यील्ड वेरिएंस बोलते हैं, मटेरियल यूजेज वेरिएंस बोलते हैं, मटेरियल प्राइस वेरिएंस बोलते हैं, या आपका मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस बोलते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का केस हो जाएगा, क्योंकि इसके केस में आप क्या देख रहे हैं, अपनी स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल और एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मटेरियल के बीच का जो डिफरेंस है उसको यहाँ पे देख रहे हैं आप, जिसको वेरिएंस बेसिकली हम बोलते हैं। तो उस केस में मटेरियल है तो मटेरियल कॉस्ट आपका बनेगा, मटेरियल कॉस्ट की बात करी जा रही है तो मटेरियल कॉस्ट आपका बनेगा, राइट। तो ऑप्शन नंबर डी इस केस में सही हो जाएगा। यहाँ पे भी देख सकते हैं हिंदी के अंदर भी आप, जिसको इंग्लिश में यहाँ पे दिक्कत हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द विच इज द करेक्ट फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग लेबर इफिशियंसी वेरिएंस। अब यहाँ पे देखिए अलग अलग लेबर के अंदर हमारे जो वेरिएंस निकलते हैं वो निकलते हैं, लेबर रेट वेरिएंस निकलता है, लेबर इफिशियंसी वेरिएंस निकलता है, आइडल लेबर वेरिएंस निकलता है, आइडल टाइम वेरिएंस निकलता है। तो अलग अलग जो वेरिएंसेज हैं वो यहाँ पे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर हमें देखने को मिलती हैं। तो उन्हीं में से एक फॉर्मूला आपसे पूछा गया है जो लेबर इफिशियंसी वेरिएंस का यहाँ पे पूछा गया है। आपको अलग अलग ऑप्शंस यहाँ पे गिवन है, तो उसमें सही आंसर आपका कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर बी का आपका बनेगा। एक्चुअल जो आपका है एक्चुअल टाइम माइनस स्टैंडर्ड टाइम इनटू स्टैंडर्ड रेट जो आपका है, इसके एक्चुअल टाइम नहीं, इसके अंदर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर ए आपका सही बनेगा, क्योंकि स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस एक्चुअल टाइम और मल्टीप्लाई कर देंगे आप स्टैंडर्ड रेट से, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इस केस में सही बनेगा। हिंदी में भी देख सकते हैं आप, वास्तविक उत्पाद के लिए प्रमाणित समय या वास्तविक समय और प्रमाप दर। क्योंकि देखिए यहाँ पे कैसे फॉर्मूला काम करता है, ये आपने क्या किया, स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन यानी कि स्टैंडर्ड टाइम, यानी कि जो सेट किया आपने बेंचमार्क क्या है और उसमें से जो एक्चुअल टाइम है वो कितना यहाँ पे कंज्यूम किया गया, उसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे जो हमारा स्टैंडर्ड रेट है उससे। तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, लेबर इफिशियंसी वेरिएंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बैलेंस इन द कैपिटल रिडक्शन अकाउंट आफ्टर राइटिंग ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेज इज ट्रांसफर्ड। यहाँ पे बोला गया है जो आपका बैलेंस होता है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में
किसके बाद, राइट ऑफ करने के बाद जो एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं आपके, तो उसको यहाँ पे कहाँ ट्रांसफ़र किया जाएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट में, सीक्रेट रिजर्व में, जनरल रिजर्व में या कैपिटल रिजर्व में। तो जो आपका बैलेंस होता है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के अंदर, तो उसको कैपिटल रिजर्व के अंदर आपको बेसिकली ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। किसका, राइट ऑफ करने के बाद जो एक्यूमुलेटेड लॉसेस थे उनका राइट ऑफ करने के बाद। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो आपके पास बनेगा ऑप्शन नंबर डी, कैपिटल रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ नॉट नेसेसरी टू डिटरमाइन गुडविल। अब यहाँ पे बोला गया है किस केस में आपको ख्याति यानी कि गुडविल का निर्धारण यानी कि डिटरमाइन करना जरूरी नहीं होता है। एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग ऑफ कंपनी, एट द टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ द वन कंपनी बाई अदर, एट द टाइम ऑफ अमलगमेशन ऑफ द कंपनीज, ऑल ऑफ द अबव। देखिए यहाँ पे जो केस बनता है, पहले सेकंड नंबर को देख लेते हैं। एट द टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ द वन कंपनी, जब एक कंपनी दूसरे को ऑब्जर्व कर लेती है। ऑब्जर्व करने का मतलब क्या होता है, जैसे आपकी ए कंपनी है और बी कंपनी, दो कंपनी है, तो उस केस में ये बी कंपनी क्या करेगी, पूरी ए कंपनी को खरीद लेगी, यानी कि अपने में ऑब्जर्व कर लेगी, तो ए की एग्जिस्टेंस यहाँ पे खत्म हो जाती है। तो ए कंपनी अब बी कंपनी के नाम से जानी जाएगी, यानी कि बी और ए कंपनी दोनों मिलकर एक बन जाएंगे, ऑब्जर्व कर लेगा वो ए को। ठीक है, तो ये केस बनता है आपका ऑब्जर्वेशन का। इस केस में आपकी गुडविल की कैलकुलेशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किस रेट में आप अपने बिजनेस को बेचेंगे। जो ए है वो बेचारा कैसे अपनी गुडविल यहाँ पे बेच देगा, जो कुछ ना कुछ गुडविल तो इसने भी मार्केट में बनाई होगी ना, तो उसकी कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी, तभी तो आपका जो परचेज कंसिडरेशन है वो यहाँ पे बन पाएगा। ये तो आपका ठीक है। सी वाला देखिए, एट अ टाइम ऑफ अमलगमेशन, जब अमलगमेशन होता है, देखिए अमलगमेशन का क्या मतलब है, आपकी दो कंपनी है, ए और बी कंपनी है, ये दोनों यहाँ पे अमलगमेट हो जाती हैं और आपकी सी कंपनी यहाँ पे बनाती है, तो इस केस में इसको बोलते हैं अमलगमेशन। तो इसमें भी यहाँ पे गुडविल का कैलकुलेशन नेसेसरी होता है, यानी कि बहुत मैंडेटरी होता है, क्योंकि आप गुडविल का कैलकुलेशन के बिना कैसे यहाँ पे परचेज कंसिडरेशन का कैलकुलेशन भी कर पाएंगे। तो ये आपका सही बनता है ऑप्शन नंबर ए। जब भी आप वाइंड अप होती है कंपनी, उस केस में जो गुडविल है ना, उसको नॉर्मली एज जैसे अदर एसेट को ट्रीट करते हैं वैसे इसको भी ट्रीट किया जाता है, क्योंकि बिजनेस तो बंद होने जा रहा, ना कोई उसको खरीद रहा है। अगर खरीद रहा होता तो गुडविल की वैल्यू भी होती। गुडविल की वैल्यू तब होती है जब कोई उसको कंटिन्यू कर रहा हो। ठीक है ना, जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे पास एक फास्ट फूड वाला है, ठीक है, उसकी जो गुडविल है मार्केट में बहुत ज़्यादा, उसका करोड़ों का टर्नओवर है, और बी कंपनी है एक, उसका यहाँ पे ठीक ठाक है, उतना ज़्यादा कुछ नहीं है। तो अगर एक बी कंपनी है वो ए कंपनी को खरीदेगा, तो क्या वो ए कंपनी गुडविल का चार्ज नहीं करेगी, गुडविल का हाई प्राइस यहाँ पे चार्ज करेगी और उसकी कैलकुलेशन मैंडेटरी हो जाएगी। बट अगर ए कंपनी बंद हो रही है, बी तो है ही नहीं, चलो ए कंपनी बंद हो रही है, तो इस केस में क्या इसकी गुडविल का कुछ वैल्यू है मार्केट में? कुछ भी वैल्यू नहीं है। जितना जो एसेट और एसेट ट्रीट किए जा रहे वैसे ही गुडविल को भी ट्रीट किया जाएगा। तो इस केस में ये आपका जो है डिटरमाइन करना नेसेसरी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेन फीचर ऑफ द होल्डिंग कंपनी। अब यहाँ पे दो टाइप की कंपनी होती है, एक आपकी होल्डिंग कंपनी होती है, एक उसकी सब्सिडरी कंपनी होती है। होल्डिंग कंपनी कब बनती है आपकी, जब आप क्या करते हो, मोर देन 50% जो राइट है वो यहाँ पे खरीद लेते हो दूसरी कंपनी के, तो वो आप होल्डिंग कंपनी उसकी बन जाते हो। या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे आप कंट्रोल ले लेते हो दूसरी कंपनी के, जो आपकी सब्सिडरी कंपनी है बेसिकली, तो उस केस में भी आप उसकी होल्डिंग कंपनी बन जाते हो। तो यहाँ पे आपसे बोला गया है मेन फीचर ऑफ द होल्डिंग कंपनी, एलिमिनेशन ऑफ द म्यूचुअल कंपटीशन, बेनिफिट ऑफ द लार्ज स्केल प्रोडक्शन, बेनिफिट ऑफ द सेपरेट आइडेंटिटी। तो ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर बनता है, क्योंकि सबसे पहला क्या है आपका, एलिमिनेशन ऑफ द म्यूचुअल कंपटीशन। बिल्कुल ठीक बात है। अगर आपका ए और बी दो कंपनी है ना, वो आपस में कंपटीशन कर रही है, यानी कि जो प्रोडक्ट ये बना रहा है वही प्रोडक्ट ये भी बना रहा है, जितने में ये बना रहा है बी उससे सस्ता बना रहा है, तो इस केस में इन दोनों का कंपटीशन एक हाई लेवल पे पहुंच जाता है, जिसमें इन दोनों का बेनिफिट नहीं होता है, दोनों को लॉस होता है। ठीक है, वो इससे कम्पीट करता है, वो दूसरा उससे कम्पीट करता है। इस केस में पब्लिक का जो नुकसान है, सबसे पब्लिक का बेसिकली इसका फ़ायदा ही होता है, जो कंपटीशन फेयर होता है, बट इस केस में दोनों कंपनीज का नुकसान हो जाता है। तो इसमें वो क्या करती हैं, दोनों मिल के बैठती हैं और कहते हैं कि क्यों ना हम साथ में मिल के काम करें। जिसकी कंपनी जो थोड़ा छोटी है वो यहाँ पे सब्सिडरी बन जाती है, और जो अच्छे मतलब जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो दूसरी कंपनी को खरीद लेती है और होल्डिंग बन के बैठ जाती है। इस केस में आपका एलिमिनेट कर देती है म्यूचुअल कंपटीशन को। दूसरी चीज़, बेनिफिट ऑफ द लार्ज स्केल प्रोडक्शन, बिल्कुल होगा। जो आपका बी यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहा था, आप उसके साथ ए भी मिल गया, तो लार्ज स्केल प्रोडक्शन होना ही होना है। सी आपका बेनिफिट ऑफ द सेपरेट आइडेंटिटी, बिल्कुल सेपरेट आइडेंटिटी उसको यहाँ पे मिल जाएगी। तो उस केस में आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंट्रीब्यूशन पूछा गया है आपसे, कंट्रीब्यूशन का क्या मीनिंग होता है। देखिए मैंने आपको एक चार्ट बताया हुआ था जिसके अंदर मैंने आपसे कहा था कि इसको आप याद रखना। वो चार्ट क्या था, जैसे आपको पहले सबसे पहले सेल्स दी है, उसमें से आपको वेरिएबल कॉस्ट माइनस करनी है तो आप कंट्रीब्यूशन आपके पास आता है। अब इस कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट को अगर माइनस करते हो तो प्रॉफिट आपके पास निकल के आता है। तो इससे आप हर चीज़ निकाल सकते हो। आपको वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है, सेल्स निकालनी है, कंट्रीब्यूशन निकालना है, फिक्स कॉस्ट निकालनी, प्रॉफिट निकालनी है, तो हर किसी को आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो। यहीं पे आपसे कंट्रीब्यूशन का पूछ लिया है तो कंट्रीब्यूशन क्या होता है हमारा, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, एस माइनस बी सी आपका सी होता है। तो कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला इस तरह से होता है। हिंदी में भी आप देख सकते हैं, हिंदी में भी मैंने डाले हुए हैं सारे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, When shares are forfeited, the share capital account is divided by। ये क्वेश्चन तो फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का। यहाँ पे बोला गया है जब भी शेयर को फॉरफिट किया जाता है तो शेयर कैपिटल अकाउंट कौन सी अमाउंट से डेबिट किया जाएगा। पेड अप का अमाउंट से किया जाएगा, कॉल्ड अप अमाउंट से किया जाएगा, कॉल्स इन एरियर से किया जाएगा, नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर से किया जाएगा। अब देखिए जनरल एंट्री देख लेते हैं सबसे पहले। जब भी शेयर्स को फॉरफिट किया जाता है ना तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है, ठीक है ना। टू, एक तो हमारे क्या होगा, शेयर फॉरफिट अकाउंट जो हमने शेयर को फॉरफिट कर लिया है, और दूसरा होगा टू कॉल्स इन एरियर। अब इसको मैं समझा देता हूँ, ठीक है ना। अब इस केस में जैसे 10 रुपये थे, 10 रुपये आपने क्या किए थे, कॉल्ड अप करे थे। इसका सही आंसर पहले ही बोल देता हूँ, कॉल्ड अप है, ठीक है ना। 10 रुपये आपने कॉल्ड अप किए थे। उस केस में यहाँ पे होता क्या है, 5 रुपये का तो पेमेंट कर देता है, बट 5 रुपये का वो डिफ़ॉल्ट कर देता है। तो इस केस में 5 रुपये तो हम उसके जब्त कर ही देंगे। 5 रुपये क्या हो गए आपके, जो हमने फॉरफिट कर लिया वो 5 रुपये हो गए, और 5 रुपये कॉल्स इन एरियर। टोटल क्रेडिट साइड में 10 रुपये हो गए, और डेबिट में भी ये कितना आ जाएगा आपके, 10 रुपये आ जाएगा शेयर कैपिटल के नाम से, जो बेसिकली हमने मांगे हुए थे। तो मांगे मतलब कॉल्ड अप अमाउंट। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए मैनेजर कैन सुपरवाइज ओनली ए लिमिटेड मेंबर ऑफ द नंबर ऑफ द सबॉर्डिनेट। यहाँ पे बोला गया है आपका कि एक मैनेजर के अंडर लिमिटेड नंबर के सबॉर्डिनेट होने चाहिए। ये कैसा, कौन सा प्रिंसिपल आपका होता है, मोटिवेशन होता है, मैनेजमेंट फिलोसॉफी होती है, स्पैन ऑफ कंट्रोल होता है, या कोऑर्डिनेशन होता है। देखिए यहाँ पे मैनेजर है, ये इसकी जो नाक है वो अच्छी, ये तो क्या बन गया, मैनेजर से पता नहीं भूत बन गया। ये आपका मैनेजर है, अब अच्छा बन जाए, ठीक है, अब ठीक है। मैनेजर मुस्कुरा रहा है, ठीक है ना। अब इसके अंडर यहाँ पे सबॉर्डिनेट है, ये सबॉर्डिनेट को यहाँ पे रूल आउट करता है, यानी कि इन पे ऑर्डर देता है। तो ये जो टोटल एरिया है ना, इसको बोलते हैं स्पैन ऑफ कंट्रोल, यानी कि एक मैनेजर कितने सबॉर्डिनेट को यहाँ पे मैनेज कर सकता है, कितने सबॉर्डिनेट को सुपरवाइज कर सकता है, इसको बोला जाता है स्पैन ऑफ कंट्रोल। कितना उसका स्पैन ऑफ कंट्रोल है, राइट। अगर ज़्यादा है तो बड़ा स्पैन ऑफ कंट्रोल है, छोटा है तो आपका लेस स्पैन ऑफ कंट्रोल है। ऑप्शन नंबर आपका क्या बनेगा इस केस में, सी ऑप्शन, नियंत्रण का विस्तार आपका सही ऑप्शन बनता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट वॉज गिवन बाय। अब साइंटिफिक मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट आपको किसने दिया था, एफ.डब्ल्यू. टेलर ने दिया था, जेम्स वॉट ने दिया था, हेनरी टाउन ने दिया था, एल्टन मायो ने दिया था। तो ये दिया था आपका एफ.डब्ल्यू. टेलर साहब ने दिया था साइंटिफिक मैनेजमेंट, ठीक है। ऑप्शन आपके पास ए वाला सही बनता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू बिजनेस एथिक्स। अब इसमें से आपके बिजनेस एथिक्स से रिलेटेड कौन सा नहीं है, ये पूछा गया है क्वेश्चन एग्जाम में, बड़े ध्यान से पढ़ना है। बेसिकली हम नॉट वाला जो आंसर ऑप्शन जो वर्ड होता है उसको भूल जाते हैं, तो उस केस में आपका आंसर गलत हो जाता है। ऑनेस्टी होती है, मोरल वैल्यूज होती है, अपॉर्चुनिटिज्म होती है, या सेल्फ इम्पोज्ड डिसिप्लिन होता है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी है ना, ये इसका क्या मीनिंग होता है, अपॉर्चुनिटिज्म का मतलब होता है कि जो आप अवसरवादी हैं, यानी कि बेसिकली आप किसी और के बेनिफिट, किसी और के गलत टाइम का यहाँ पे फ़ायदा उठा रहे हैं, इसको बोला जाता है अपॉर्चुनिटिज्म, ठीक है ना। तो इस केस में जो ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन सी आपका सही बनेगा, क्योंकि जो ऑनेस्टी होती है वो तो बेसिकली एथिक्स से रिलेटेड ही होती है। हमें जो किसी के प्रति ऑनेस्टी दिखानी चाहिए, मोरल वैल्यूज, हमारे कुछ मोरल वैल्यूज होते हैं उनका सम्मान करना चाहिए, सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन हमारे पास होना चाहिए, जो हमारा खुद का एक तरह से डिसिप्लिन है वो यहाँ पे अच्छा होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हमारे बिजनेस एथिक्स का पार्ट होती हैं। बट ऑप्शन नंबर सी आपका, जिसको अवसरवादिता यहाँ पे कहा गया हिंदी में, बिल्कुल सही है, और तो ये आपका गलत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट मेजर स्टेप इन द प्लानिंग प्रोसेस। अब यहाँ पे देखिए प्लानिंग प्रोसेस मैंने आपको कराया था POSCORB, पोस्ट कॉर्ब आपको
डी है इसके बीच में, पोस्ट कॉल कराया था प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग, बजटिंग, ये सारे फंक्शन मैंने आपको करवाए थे। तो इस केस में जो सबसे पहला होता है आपका प्लानिंग का, तो प्लानिंग के अंदर भी यहाँ पे सब स्टेप होते हैं। उसमें सबसे पहला स्टेप कौन सा है आपका, फॉरकास्टिंग का होता है, ऑब्जेक्टिव डिटर्मिनेशन का होता है, फॉर्मुलेशन ऑफ डेरिवेटिव प्लान्स का होता है, या डिटर्मिनेशन ऑफ द अल्टरनेटिव्स का होता है। तो सबसे पहले प्लानिंग के अंदर हम क्या करते हैं, अपने ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन करते हैं, अपने जो ऑब्जेक्टिव हैं उनको सेट किया जाता है। उसके बाद ही हम उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, उन चीज़ों को यहाँ पे देखा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला आपका क्या बनेगा, ऑब्जेक्टिव डिटर्मिनेशन। फॉरकास्टिंग है, फॉर्मुलेशन ऑफ डेरिवेटिव प्लान है, डिटर्मिनेशन ऑफ अल्टरनेटिव्स है, उसके बाद की बात होती है। पहले होता है आपका उद्देश्यों का निर्धारण करना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी प्रिंसिपल्स ऑफ द मैनेजमेंट वर लेड डाउन बाय हेनरी फ्यूल। हेनरी फ्यूल ने कितने प्रिंसिपल्स दिए थे, ये तो आप सभी को पता ही होगा। 14 प्रिंसिपल यहाँ पे दिए गए थे हेनरी फ्यूल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑथराइज्ड कैपिटल इज मोर देन। अब यहाँ पे बोला गया है आपको ऑथराइज्ड कैपिटल किससे ज़्यादा होती है, इश्यूड कैपिटल से, कॉल्ड अप कैपिटल से, पेड अप कैपिटल से, या ऑल ऑफ द अबव। देखिए, ऑथराइज्ड कैपिटल मतलब जो आपकी कंपनी की एक तरफ से इनकॉर्पोरेटेड कैपिटल है, तो वो क्या हो गई, इन तीनों से ज़्यादा हो गई, इश्यूड कैपिटल से भी, कॉल्ड अप कैपिटल से भी, पेड अप कैपिटल से। क्योंकि इश्यूड कैपिटल ही आपका क्या है, ये जो कॉल्ड अप और पेड अप है ना, ये आपके इश्यूड कैपिटल के ही पार्ट है। तो इन केस में आपके तीनों ही ऑप्शन सही होते हैं। ये तीनों ही आपके जो ऑथराइज्ड कैपिटल है, जिसको हम अधिकृत पूंजी बोलते हैं, उससे ज़्यादा होती है, ऑथराइज्ड कैपिटल ज़्यादा होती है इन तीनों से। सेपरेट लीगल एंटिटी इज़ ए प्राइम फीचर ऑफ। अब यहाँ पे आपसे बोला गया है कि जो सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, जिसके अंदर हम क्या देखते हैं कि हमारा जो बिजनेस अलग है, बिजनेसमैन आपका अलग है, तो इस केस में आपके किसके लिए अप्लाई होती है, यहाँ पे आपसे ये बोला गया है। कंपनी के केस में, पार्टनरशिप फर्म के केस में, सोल प्रोप्राइटर के केस में, या ऑल ऑफ दी। तो इस केस में आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कंपनी के केस में हम कहते हैं कि हमारा जो बिजनेस है, जो बिजनेसमैन है, वो दोनों यहाँ पे हैं। तो सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट कंपनी के केस में अप्लाई होता है। सम कंडीशंस में हम इसमें कह सकते हैं पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप में, बट नॉट ऑलवेज। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर ए बनेगा, कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम डिसिप्लिन एग्जिस्ट इन। यहाँ पे बोला गया है सबसे ज़्यादा अनुशासन किस में देखा जाता है, अधिकतम अनुशासन की बात करी गई है। लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन में, कमेटी में, लाइन ऑर्गेनाइजेशन, या फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। अब इसका मीनिंग आपको समझाना पहले, सबसे पहले समझते हैं हम लाइन ऑर्गेनाइजेशन। लाइन ऑर्गेनाइजेशन का बेसिकली मतलब क्या है कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है आपकी पूरे लाइन पे बनी हुई है। जैसे आपकी इस तरह से है ना, यहाँ पे मैनेजर्स हैं आपके सारे एक लाइन पे, ठीक। तो ये आपके लाइन जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका पार्ट होती है। इसके अपर आपका जो है वो हाई लेवल का जो वो मैनेजमेंट रहता है, आपका टॉप लेवल मैनेजमेंट वो रहता है। इसके नीचे आपके जो सबऑर्डिनेट है, सुपरवाइजर हैं, वो यहाँ पे रहते हैं। तो ये आपका एक लाइन पे काम करता है, लाइन के फॉर्म में यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसलिए इसको लाइन ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है। दूसरा आपका आता है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली जो लाइन ऑर्गेनाइजेशन है उससे थोड़ा सा अच्छा रूप यहाँ पे होता है। इसके अंदर जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसको फंक्शन के अकॉर्डिंग बांट दिया जाता है। जैसे सेल्स का एक आपका फंक्शन हो गया, सेल्स, परचेजिंग आपका फंक्शन हो गया, इसके अलावा आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट आपका अलग फंक्शन हो गया, ठीक है ना। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग आपका अलग फंक्शन हो गया। तो ये फंक्शन के अकॉर्डिंग जो ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किए जाते हैं उसको बोलते हैं फंक्शनल। अब उसके बाद आपका कमेटी आता है। कमेटी के अंदर बेसिकली ये आपका अपर लेवल का केस होता है। बट जो लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन होता है इसके अंदर पहली चीज़ तो आपकी क्या होती है, लाइन होती है। लाइन बेसिकली इस तरह से, और उसके अंदर लाइन के अंदर क्या होते हैं हमारे, ये सभी मैनेजर्स होते हैं, ठीक है ना। तो ये अलग अलग आपके डिपार्टमेंट के मैनेजर होते हैं। और इसके अंदर जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है और आपका एक स्टाफ होता है, ठीक है। ये मैनेजर्स तो हैं ही हैं, बट इनकी मैनेजर्स की हेल्प के लिए आप एक या दो यहाँ पे एक्सपर्ट को नियुक्त कर देते हो, ठीक है। इन एक्सपर्ट को बोलते हैं हम स्टाफ। तो जो ये कंसोलिडेटेड बन गया इसको बोलते हैं लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। और यही आपका होता है मैक्सिमम डिसिप्लिन वाला। इसके अंदर डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि आपके पास दो अथॉरिटी हो जाती है। एक तो आपका मैनेजर हो गया, दूसरा उसकी हेल्प के लिए स्टाफ भी अपॉइंट किया जा सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इस केस में सही आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है SWOT, जिसको स्वॉट एनालिसिस बोला जाता है, उसको क्यों किया जाता है, किस काम के लिए किया जाएगा। डिसीजन मेकिंग के लिए, मोटिवेटिंग के लिए, ऑर्गेनाइजिंग के लिए, या डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग के लिए। इसको हम करते हैं अपने डिसीजन मेकिंग के लिए, ठीक है। स्वॉट का फुल फॉर्म क्या होता है, स्वॉट स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट।
एस फॉर स्ट्रेंथ, डब्ल्यू फॉर वीकनेस, ओ फॉर अपॉर्चुनिटी, टी फॉर थ्रेट्स। ठीक है, तो इसको हम अपने डिसीजन मेकिंग के लिए यहाँ पे बेसिकली करते हैं। हम अपने बिजनेस के अंदर देखते हैं कि हमारे जो बिज़नेस की स्ट्रेंथ है वो क्या है, हमारी वीकनेसेस क्या हैं, हमारी अपॉर्चुनिटी क्या है, कहाँ से हमें अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं, और उसके अंदर थ्रेट्स क्या हैं, जिसके लिए हम यहाँ पे बेसिकली प्रिवेंशन करके चलते हैं, अपने रिजर्व्स बना के चलते हैं जो फ्यूचर के थ्रेट्स होते हैं। राइट, चलिए, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी टेक्स प्लेस व्हेन ए मैनेजर थिंक्स दैट, यहाँ पे बोला गया है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी किया जाता है जब मैनेजर क्या सोचता है, द जॉब इज़ टू डिफिकल्ट एंड हजार्डस, द जॉब रिक्वायर द हाई स्किल दैट ही डज नॉट पोजेस, he cannot look after all demanding task himself, या he needs to punish his subordinate। यहाँ पे देखिए जो पहला ऑप्शन है ना, इसके अंदर बोला गया द जॉब इज़ टू डिफिकल्ट एंड हजार्डस, यानी कि ये क्या खतरनाक है, क्या ऐसा मैनेजर सोचता है? मैनेजर को क्या इसी के लिए अपॉइंट किया है कि वो ये बोलता है कि कोई टास्क जो है मैं नहीं कर सकता, मेरा सबॉर्डिनेट करेगा, ये खतरनाक है? क्यों भाई, तेरे लिए जो स्पेशल टीचर को जो ट्रेनिंग दी गई है वो क्यों दी गई है? ट्रेनिंग बेसिकली नहीं होता, इनका तो डेवलपमेंट होता है। तो जो डेवलपमेंट तुम्हारा किया गया है वो किस काम के लिए किया गया है, और जो हाई लेवल की सैलरी पैकेज आप ले रहे हैं वो किस काम के लिए ले रहे हैं? आपके कंपैरिजन में सबॉर्डिनेट तो कुछ भी नहीं है ना। तो उस केस में जो डिफ़िकल्ट टास्क हैं वो आप ही को तो दिए जाएंगे। तो ये तो आपका क्या हो गया, गलत हो गया, ऐसा तो मैनेजर सोचेगा ही नहीं। दूसरा, द जॉब रिक्वायर्स ए हाई स्किल दैट ही डज नॉट पोजेस। अब इसमें बोला गया है कि जो जॉब है, जो स्पेसिफिक काम है वो हाई स्किल चाहिए उसके लिए। मैनेजर्स की पोस्ट पे जो बैठा है, क्या सबॉर्डिनेट जो उसके नीचे हैं उससे ज़्यादा स्किल्ड होंगे? नहीं, जो हाई स्किल का काम होगा जिसमें ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी स्किल्स की, तो उसको मैनेजर्स करेगा। तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। ही कैन नॉट लुक आफ्टर ऑल द डिमांडेड टास्क हिमसेल्फ, ये आपका सही बनता है। और लास्ट जो ऑप्शन है आपका, ही नीड्स टू पनिश हिज सबॉर्डिनेट, ये भी बिल्कुल गलत है। पनिशमेंट के लिए आप क्या डेलीगेशन नहीं करते हो। जब उसको लगता है कि आपका जो कुछ जिम्मेदारियां हैं, कुछ जो काम है उसके पास ज़्यादा हो जाता है, स्पैन ऑफ कंट्रोल बेसिकली जब ज़्यादा हो जाता है, उस केस में वो कुछ अथॉरिटी अपने सबॉर्डिनेट को दे देता है ताकि उसका काम यहाँ पे थोड़ा सा हल्का हो जाए। तो इस केस में आपको देखिए वो स्वयं सभी आवश्यक कार्यों की देखभाल नहीं कर सकता, तो इस केस में जो काम है वो सबॉर्डिनेट को ट्रांसफ़र कर दी जाती हैं, और काम उसको दिया गया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, तो अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी, जिसको हम डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईच सबॉर्डिनेट शुड हैव ओनली वन सुपरवाइजर हुज कमांड ही से टू ओबे, दिस इज नोन एज। यहाँ पे बोला गया है कि आपके जो सबॉर्डिनेट है ना, अलग अलग जो सबॉर्डिनेट हैं आपके, उनको कमांड एक ही सुपरवाइजर से यहाँ पे मिलनी चाहिए। तो ये कौन सा प्रिंसिपल यहाँ पे बोलता है आपका? स्केलर चेन प्रिंसिपल बोलता है, एक्सेप्शन प्रिंसिपल बोलता है, यूनिटी ऑफ कमांड बोलता है, या अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल बोलता है? तो ये बोलता है आपका यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल। इसके अंदर जो आपके 14 प्रिंसिपल्स दिए गए थे हेनरी फ्यूल के द्वारा, उसके अंदर एक यूनिटी ऑफ कमांड भी था आपका। उसमें ये बोला गया था कि जो सबॉर्डिनेट है ना, वो आपके एक तरह से कन्फ्यूजन में नहीं आने चाहिए, इसलिए जो ऑर्डर हैं वो आपको एक ही जो सुपरवाइज़र है आपका, जो भी सुपरवाइज़र हम बोलें, मैनेजर बोलें, उससे आपको यहाँ पे मिलने चाहिए। तो इसको बोलते हैं यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 1992 द बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस एज पर। यहाँ पे 1992 में बैंकिंग सेक्टर जो रिफॉर्म्स है वो लाए गए थे। तो वो किस कमेटी के रिपोर्ट के आधार पे यहाँ पे लाए गए थे? रंगराजन कमेटी, नरसिम्हम कमेटी, या सुरेश तेंदुलकर कमेटी, या सुखमय चक्रवर्ती कमेटी? तो ये आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी वाला, एम नरसिम्हम कमेटी के रिपोर्ट के आधार पे यहाँ पे 1992 में बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स यहाँ पे लाए गए थे, जिसके अंडर कैपिटल से रिलेटेड, कैपिटल एडिक्वेसी से रिलेटेड यहाँ पे बात की गई थी। बैंकों के रिस्क से रिलेटेड, जैसे बैंक हमारे जो दिवालिया हो जाते हैं उसके केस में कैपिटल जो रिजर्व है वो यहाँ पे नहीं होता था, तो उस रिजर्व की भी यहाँ पे CAR की बात बेसिकली की गई थी, जिसको कैपिटल एडिक्वेसी रिजर्व यहाँ पे बोला जाता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर 20 केस में सही बनता है, नरसिम्हम कमेटी रिपोर्ट। नेक्स्ट है, रेट एट विच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रोवाइड लोन टू कमर्शियल बैंक इट कॉल। यहाँ पे बोला गया है जिस रेट पे आपका RBI कमर्शियल बैंक को लोन देता है, तो उस रेट को क्या बोलते हैं? क्रेडिट रेट बोलते हैं, लोन रेट बोलते हैं, बैंक रेट बोलते हैं, या इंटरेस्ट रेट बोलते हैं? तो किसको क्या बोला जाएंगे? उसको बोलेंगे हम बैंक रेट। ठीक है ना, जिस रेट पे जो RBI है वो किसको लोन देता है, हमारे कमर्शियल बैंक्स को देता है, उसको हम बैंक दर बोलते हैं या बैंक रेट बोल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द एनिमल ऑन द इंसिग्निया ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि जो आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का चिन्ह है, प्रतीक चिन्ह है, उसमें कौन सा यहाँ पे एनिमल बना हुआ है?
लायन है, पैंथर है, एलिफेंट है या टाइगर है, तो उसमें आपको टाइगर दिखेगा, आप चेक कर सकते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट्स पे। तो वहाँ पे आपको शेर, जो बेसिकली बाघ बोलते हैं जिसको, तो वहाँ पे बाघ बना हुआ आपको दिखेगा टाइगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द टूल ऑफ फिजिकल पॉलिसी। अब इसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है फिजिकल पॉलिसी के टूल। मैंने आपको बताया था जो मॉनेटरी पॉलिसी या फिजिकल पॉलिसी, उसको भी रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो उस केस में आपको देखना है फिजिकल पॉलिसी के क्या क्या टूल हो सकते हैं। पब्लिक एक्सपेंडिचर होता है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस होते हैं, डेफिसिट फाइनेंसिंग होता है, टैक्सेशन होता है या रिजर्व रिक्वायरमेंट्स होता है। तो सबसे पहले पब्लिक एक्सपेंडिचर इसका पार्ट होता है। जो फिजिकल पॉलिसी होती है हमारे, उसके अंदर बेसिकली पब्लिक पे ही खर्चा यहाँ पे किया जाता है। ओपन मार्केट ऑपरेशन जो है ये आपका होता है मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट, जिसको आरबीआई परफॉर्म करता है। डेफिसिट फाइनेंसिंग आपका पार्ट होता है फिजिकल पॉलिसी का पार्ट, ठीक है, जिसको घाटे की पूर्ति बोलते हैं बेसिकली। और टैक्सेशन भी आपका किसका पार्ट होता है, फिजिकल पॉलिसी का पार्ट होता है। वाइल रिजर्व रिक्वायरमेंट इज ए पार्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, क्योंकि रिजर्व रिक्वायरमेंट हमारा क्या है, इसके अंदर बेसिकली बैंकों को बोला जाता है मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर कि आपको एक जो मिनिमम रिजर्व की जो लिमिट है उसके अंदर आपको रिजर्व रखना पड़ेगा, जिसको हम यहाँ पे एसएलआर बोलते हैं। और एक सीआरआर होता है, सीआरआर आपको आरबीआई के पास में जमा करना होता है रिजर्व के तौर पे। कैश रिजर्व रेशियो इसको बोला जाता है। ऑन दी अदर हैंड अगर एसएलआर की बात करते हैं तो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो इसको बोला जाता है। बैंकों को अपनी जो नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज होती हैं उसका कुछ परसेंट अपने पास रिजर्व के तौर पे यहाँ पे रखना होता है, तो इसको हम बोलते हैं क्या, रिजर्व रिक्वायरमेंट। तो सही आंसर आपका क्या बनता है, ए। इसके अलावा विच ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिफाई टूल्स ऑफ फिजिकल पॉलिसी, 1, 3 एंड 4। 1, 3 एंड 4 आपका सही बनेगा इस केस में, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्लेस वेयर बैंक्स मीट एंड सेटल देयर म्यूचुअल क्लेम्स एंड अकाउंट इज नोन। अब यहाँ पे बोला गया है ऐसा कौन सा प्लेस है जिसके अंदर आप यहाँ पे बैंक्स, जो अलग अलग बैंक्स हैं वो मिलते हैं और अपने जो म्यूचुअल सेटलमेंट्स होते हैं उनको यहाँ पे करते हैं। ट्रेजरी बोलते हैं, कलेक्शन सेंटर बोलते हैं, रिकवरी सेंटर बोलते हैं या क्लियरिंग हाउस बोलते हैं। इसको बोला जाता है क्लियरिंग हाउस, जिसके अंदर यहाँ पे अलग अलग जो बैंक्स होते हैं वो यहाँ पे मिलते हैं और सेटल करते हैं अपने म्यूचुअल क्लेम्स को। राइट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड बैंकर्स चेक। अब यहाँ पे बैंकर्स चेक आपका क्या होता है, पे ऑर्डर होता है, क्रेडिट नोट होता है, बैंकर्स ड्राफ्ट होता है या डिमांड ड्राफ्ट होता है। आपने नाम सुना होगा डीडी, जिसको बोला जाता है डिमांड ड्राफ्ट। ये आपका होता है बैंकर्स चेक। डिमांड ड्राफ्ट आपका क्या होता है, इसको ये आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ द बैंक्स इन द फॉर्म ऑफ शेड्यूल्ड एंड नॉन शेड्यूल्ड बैंक। अब यहाँ पे बोला गया है आपका क्लासिफिकेशन जो किया जाता है शेड्यूल्ड और नॉन शेड्यूल्ड बैंक का, वो किस बेस पे किया जाएगा आपका, इंडियन कंपनीज एक्ट के बेस पे, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के बेस पे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के अनुसार या इंडियन फाइनेंस एक्ट के अनुसार। देखिए यहाँ पे जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट है 1934, ठीक है, इसके अंदर बात करी गई है आपके शेड्यूल्ड और नॉन शेड्यूल्ड बैंक की। शेड्यूल्ड बैंक आपके क्या होते हैं, जो बेसिकली आपके सेकंड शेड्यूल के अंदर आते हैं, आरबीआई के सेकंड शेड्यूल के अंदर जिसको इंक्लूड किया जाता है, और उनको यहाँ पे कुछ बेनिफिट दिए जाते हैं, जैसे आपके बैंक रेट कम पे लोन दिया जाता है, कम बैंक रेट पे, और अदर फैसिलिटीज़ भी इनको दी जाती हैं। तो इस केस में ये बेसिस किसका बनता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट का बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेपर गोल्ड क्या होता है। पेपर गोल्ड आपका होता है यहाँ पे एसडीआर, जिसको हम बोलते हैं स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। बेसिकली एसडीआर जो है आपकी एक करेंसी का फॉर्म होता है, ठीक है, इसके ये आपका जो है एक वर्चुअल करेंसी जैसी हम मान सकते हैं एसडीआर आपका, और इसको पेपर गोल्ड बोला जाता है। इसके अंदर जो आपके हैं स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, 5 करेंसी इसके अंदर इंक्लूडेड होती हैं। सबसे पहला होता है आपका यूएस डॉलर, ठीक है, दूसरा आपका होता है इसके अंदर जो यूरो, तीसरा आपका होता है जो जापान की येन है, और चौथा आपके पास होती है चाइना की युआन, और पांचवी आपके पास होती है जो आपका है पौंड, ठीक है ना। तो ये 5 करेंसी इसके अंदर होती हैं, जिसको बास्केट ऑफ करेंसी भी यहाँ पे बोला जाता है। इनके बेसिस पे यहाँ पे एसडीआर की जो वैल्यू है उसको फिक्स किया जाता है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल मेजर। अब यहाँ पे देखिए कुछ सेलेक्टिव मेजर कंट्रोल क्रेडिट होते हैं आरबीआई के, जिनको हम बोलते हैं क्वालिटेटिव मेजर कंट्रोल मेजर।
कुछ हमारे क्वांटिटेटिव मेथड होते हैं, कुछ हमारे क्वालिटेटिव मेथड होते हैं। क्वांटिटेटिव मेथड के अंदर कौन कौन से मेथड आते हैं, जिसके अंदर देखिए बेसिकली ये होता है हमारा किससे रिलेटेड होता है, जो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन है और जो आपकी लिक्विडिटी है ना, उसको मार्केट में हमारी इकोनॉमी में मैनेज करने के लिए इन टूल्स को यूज किया जाता है। क्वांटिटेटिव टूल्स के अंदर वो चीज़ें आती हैं जैसे आपके बैंक रेट से रिलेटेड। तो इसके अंदर क्या क्या आएंगे, क्वांटिटेटिव की सबसे पहले बात करते हैं। देखिए इसके अंदर आता है SLR, CRR, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है ना। कुछ ये जो टूल्स हैं वो यहाँ पे आते हैं। SLR बैंक को अपने पास जो रिजर्व क्रिएट करना है, इसको SLR बोलते हैं। CRR का मतलब कैश रिजर्व रेशियो, इसको RBI के पास कुछ पैसा डिपॉजिट करना होता है एज ए रिजर्व, तो ये आपका CRR हो गया। और बैंक रेट होता है जिस रेट पे बैंक को यहाँ पे कमर्शियल बैंक्स को RBI लैंड करता है पैसा, यानी कि लोन देता है। रेपो रेट होता है जो एक कम पीरियड टाइम के लिए, जैसे इसका 90 डेज है शायद, आई थिंक एक बार देख लेना, 90 डेज ही है। 90 डेज के आसपास के लिए जब बैंकों को यहाँ पे पैसे की रिक्वायरमेंट होती है तो RBI से रेपो रेट पे यहाँ पे पैसा लेते हैं। और रिवर्स रेपो क्या होता है, जब कमर्शियल बैंक्स अपना पैसा RBI के पास लैंड कराते हैं तो उसको हम बोलते हैं रिवर्स रेपो। रेपो का उल्टा हो गया ना, रिवर्स रेपो। तो ये कुछ आपके क्वांटिटेटिव टर्म्स होती हैं। बट जो क्वालिटेटिव होती हैं उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, आपसे बोला गया है इसमें से क्वालिटेटिव कौन सा नहीं है, यानी कि आपका जो सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल है वो कौन सा नहीं है। मार्जिन रिक्वायरमेंट है, रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट है, राशनिंग ऑफ क्रेडिट है, सेकेंडरी रिजर्व रिक्वायरमेंट है। देखिए मार्जिन रिक्वायरमेंट आपका क्या होता है, इसको पहली चीज़ तो ये सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल क्यों लाया जाता है, मार्केट में मनी की सप्लाई को कम करने के लिए इसको लाया जाता है। यानी कि जो इन्फ्लेशन की कंडीशंस है उसको कंट्रोल करने के लिए इन टूल्स को यूज किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले समझते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है। देखिए RBI क्या बोलता है बैंकों से बोलता है कि बैंक ऐसा करो, लोगों से बोलो कि अगर तुम्हें लोन चाहिए, बैंक से अगर तुम्हें लोन चाहिए तो कुछ पैसा, कुछ जो परसेंटेज है टोटल, उसको खुद का पैसा आपको लगाना पड़ेगा। उस पैसे को बोलते हैं मार्जिन। जो परसेंटेज खुद के पैसा लगाएगा, जितना पैसा खुद का लगाया जाएगा उसको बोलेंगे मार्जिन। और जितना फिर उसके बाद, जैसे टोटल रिक्वायरमेंट 10 लाख है ना, तो मार्जिन सेट कर दिया जाएगा कि 4 लाख रुपए आप खुद का लगाएंगे, तब हम 6 लाख रुपए का लोन देंगे, अदरवाइज हम लोन नहीं देंगे। पूरा 10 का 10 लाख का लोन हम नहीं दे सकते क्योंकि मार्केट में पैसा बहुत है। तो इस केस में मार्जिन रिक्वायरमेंट इसको बोलते हैं। अब आपका होता है रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट। कंज्यूमर क्रेडिट का क्या मतलब है, कंज्यूमर्स को यहाँ पे जो हम लोगों को यहाँ पे लोन दे रहे हैं, क्रेडिट दे रहे हैं, तो उसमें कुछ रेगुलेशंस लाना, कुछ रूल्स बना देना कि आपको एक लिमिट के बाद इतना पैसा नहीं मिल पाएगा, कुछ ही लिमिट तक आपको यहाँ पे मिलता है, ठीक है ना। जैसे आपसे बोल दिया कि 5 लाख से ज़्यादा लिमिट लगा दी गई, जैसे 5 लाख से ज़्यादा हम आपको लोन नहीं दे सकते, सॉरी। तो इस केस में ये हो गया आपका क्रेडिट कंट्रोल का पार्ट। तीसरा है राशनिंग क्रेडिट। राशनिंग का क्या मतलब होता है, जब RBI क्या करता है ना, कुछ स्पेसिफिक होते हैं, जैसे प्रेफरेबल कुछ फील्ड्स होते हैं, उन पे बोलता है कि आप यहाँ पे लोन का पैसा खूब दो, बट कुछ क्षेत्र जो निश्चित कर दिए जाते हैं। यहाँ पे बोला जाता है कि यहाँ पे लो से लो जो आपको लोन देना है वो यहाँ पे देना है। तो जो क्षेत्र निश्चित कर दिए जाते हैं उनको बोलते हैं राशनिंग ऑफ क्रेडिट, यानी क्रेडिट का राशनिंग कर दिया कि हाई लेवल ऑफ क्रेडिट कहाँ पे देना है और लो लेवल ऑफ क्रेडिट आपको कहाँ पे लेंड कराना है, ये बैंकों से बोल दिया जाता है। तो चौथा ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। ये तीनों मैंने आपको समझा दिया। तो ये क्या है आपके, एक तरह से क्वालिटेटिव है ना, इसमें किसी भी प्रकार का क्वांट आपको दिखा नहीं दिखा, क्योंकि इसमें जो निर्णय लिए गए वो बेसिकली आपके क्वांटिटेटिव नेचर के हैं, क्वालिटेटिव हैं, सॉरी। तो जो सेकेंडरी रिजर्व रिक्वायरमेंट है ना, इसका पार्ट नहीं होता, सेकेंडरी रिजर्व रिक्वायरमेंट नहीं होता, बेसिकली इसमें प्राइमरी रिजर्व रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। और ये क्वांटिटेटिव का पार्ट भी होता है। सेकेंडरी और प्राइमरी आपके क्वांटिटेटिव के पार्ट होते हैं जो रिजर्व से रिलेटेड होते हैं। जैसे हमने SLR और CRR की बात करी ना, तो वही इसका पार्ट है। आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेफ्टी मेजर इन बैंकिंग नेटवर्क। अब यहाँ पे बोला गया है बैंकिंग नेटवर्क के अंदर कौन सा यहाँ पे सेफ्टी मेजर होता है। रूटर बोलते हैं, फायरवॉल बोलते हैं, मॉडेम बोलते हैं, या नन ऑफ द अबव। तो जो फायरवॉल होता है ना, इसके द्वारा बैंक के जो ट्रांजेक्शन्स हैं, जो बैंक के सिस्टम है, उनको सिक्योर किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म ऑफ द गवर्नर ऑफ RBI के गवर्नर का टर्न यहाँ पे कितना होता है। तो इसका टर्न होता है यहाँ पे 3 साल का, बट इसको एक्सटेंड किया जा सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट की जो रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार, उसकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन से 5 साल तक इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। बट बेसिकली अगर कुछ नहीं लिखा गया है तो 3 साल इसका कार्यकाल होता है RBI का, जो गवर्नर होते हैं उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेपो एंड रिजर्व रेपो रेट्स आर रिसोर्टेड बाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर। मैंने आपको पहले ही समझा दिया।
रेपो क्या होता है, रिजर्व रेपो रेट क्या होता है, तो ये किस चीज़ के लिए किया जाता है, लिक्विडिटी कंट्रोल के लिए, क्रेडिट कंट्रोल के लिए, सेटलमेंट ऑफ पेमेंट के लिए, करेंसी मैनेजमेंट के लिए। तो ये किया जाता है आपके लिक्विडिटी को मैनेज करने के लिए, लिक्विडिटी को कंट्रोल करने के लिए, ताकि देखिए कैसे लिक्विडिटी कंट्रोल होगी, इस चीज़ को अच्छे से समझना ध्यान से। पहले बात करते हैं रेपो रेट की। रेपो रेट क्या होता है हमारा, कि जब हम क्या कर रहे हैं, बैंक से पैसा ले रहे हैं, तो रेपो रेट जब बैंक क्या कर देगा, यहाँ पे हाई कर देगा। किस केस में, अगर उसको मार्केट में कम पैसा चाहिए तो उस केस में जो रेपो रेट है उसको एक हाई रेट पे चार्ज कर देगा, तो बैंक कम से कम पैसा लेंगे आरबीआई से उस केस में। तो मार्केट में अगर कम पैसा आएगा तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे क्रेडिट भी कम होगा, ठीक है, तो लोगों को भी पैसा कम मिलेगा। और अगर कमर्शियल बैंक्स ने हाई रेट पे खरीदा है तो पब्लिक को भी हाई रेट पे ऑफर करेगा, हाई रेट पे ऑफर करेगा तो लोग डिस्करेज होंगे, ठीक है ना। तो ये आपकी एक नीति होती है। और रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो का मतलब हो गया कि बैंक आरबीआई खींचता है पैसा अपने पास, तो अगर मार्केट में उसको लगता है ना ज़्यादा पैसा हो गया, तो रिवर्स रेपो रेट पे जो रिवर्स रेपो के अनुसार है वो पैसा अपने पास ले लेता है आरबीआई। उनसे बोलता है कि जितना फिक्स परसेंटेज हो गया, तो वो कमर्शियल बैंक से कहता है कि इतना % पैसा आप हमें दे दो, ठीक है ना। तो उस केस में इसको रिवर्स रेपो बोल देंगे। तो ये दोनों ही आपके क्या हैं, लिक्विडिटी कंट्रोल के लिए यूज किए जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट विद इन द सुपरवाइजरी प्रीव्यू ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे बोला गया है, देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपका क्या है ना, बैंकिंग सेक्टर का पप्पा है एक तरह से मान लो, ठीक है ना, जो सब कुछ देखता है बैंकों को, कैसे आपको यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी सब कुछ यहाँ पे है ना, लाइसेंसिंग से रिलेटेड चीज़ें, तो कोई भी काम करते हैं तो आरबीआई की यहाँ पे आपको जो परमिशन है वो यहाँ पे लेनी पड़ेगी। तो इस केस में बोला गया है जो इसके प्रीव्यू से बाहर है, यानी कि जो इसके आरबीआई के हाथों से बाहर है, तो वो कौन है, आरआरबी है क्या, म्यूचुअल फंड है, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, फॉरेन कमर्शियल बैंक्स ऑपरेटिंग इन इंडिया है। तो ये म्यूचुअल फंड आपके जो हैं आरबीआई के कंट्रोल से बाहर हैं। इनको कौन करता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से भी रेगुलेट करता है म्यूचुअल फंड को, ठीक है। और जो फॉरेन कमर्शियल बैंक्स ऑपरेट इन इंडिया हो रहे हैं, तो इसमें भी ये डोमेस्टिक कस्टोडियन के रूप में काम करता है आरबीआई। तो आपका डी ऑप्शन भी इसमें राइट होता है। अब मुद्रा का क्या मतलब है, एक मुद्रा स्कीम आई थी आई थिंक 2014 में लॉन्च की गई थी मुद्रा स्कीम। तो इसके अंदर क्या था कि माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी इसका नाम रखा गया था, जिसके अंदर आपके छोटे छोटे जो आपके माइक्रो यूनिट्स के थे, माइक्रो यूनिट्स आपके थे एमएसएमई बेसिकली, तो उनके डेवलपमेंट के लिए और उनको रिफाइनेंस करने के लिए यहाँ पे ये स्कीम को लाया गया था, जिसके अंदर स्टार्टअप को, एंटरप्रेन्योरशिप को और जो एमएसएमई हैं उनको इनकरेज करने के लिए अलग अलग लोनिंग की 3 कैटेगरी बनाई गई थी। तो उस कैटेगरी को यहाँ पे मुद्रा स्कीम नाम दिया गया, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। ऑप्शन नंबर ए गोइंग टू बी राइट आंसर। द फिजिकल एजेंट एंड एडवाइजर टू द गवर्नमेंट इज मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल मैटर। अब देखिए मॉनेटरी और फाइनेंशियल मैटर में फिजिकल एजेंट कौन है गवर्नमेंट का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, नाबार्ड है क्या, एसबीआई है या नीति आयोग है। तो इस केस में आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही गवर्नमेंट का एडवाइजर भी होता है, ये जो आरबीआई का है एक फंक्शन भी होता है, राइट। तो इस केस में ये क्या करता है, टाइम टू टाइम गवर्नमेंट को एडवाइस करता है इन केस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मॉनेटरी टर्म्स और फाइनेंशियल मैटर्स, ठीक है ना। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस केस में सही आंसर बनता है, भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनेजमेंट ऑडिट का क्या मतलब होता है। मैनेजमेंट ऑडिट का आपका मतलब ऑडिट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंट होता है, ऑडिट फॉर मैनेजमेंट होता है, ऑडिट ऑफ मैनेजरियल इफिशिएंसी होता है, या ऑडिट ऑफ मैनेजरियल क्वालिफिकेशन होता है। सबसे पहले तो ऑडिट का मतलब समझिए। ऑडिट का मतलब क्या है कि हम देखना चाहते हैं कि क्या काम सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले ऑडिट ऑफ मैनेजरियल इफिशिएंसी आपका सही बनेगा। मैनेजमेंट ऑडिट क्यों किया जाता है, इट इज़ ए काइंड ऑफ वॉलंटरी हम कह सकते हैं। तो ये वॉलंटरी आपका कंपलसरी नहीं है। मैनेजमेंट ऑडिट बेसिकली किया जाता है आपके जो मैनेजमेंट है वो क्या सही से काम नहीं कर रहा है, आपके जो आपने गोल यहाँ पे सेट किए हैं, जो आपने इस्टेब्लिश किए हैं, अपने जो माइलस्टोन इस्टेब्लिश किए हैं, क्या उनको अचीव कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। तो ये सब चीज़ों को यहाँ पे चेकआउट करने के लिए किया जाता है। बेसिकली मैनेजरियल इफिशियंसी को चेक करता है ये मैनेजरियल ऑडिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द डिक्रीज इन वेरिएबल
कॉस्ट ऑन बीपी, यानी बोला गया है कि बीपी वेरिएबल कॉस्ट जब डिक्रीज होगा तो बीपी पे क्या इसका असर पड़ेगा। अगर आपकी वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज हो रही है, इस केस में आपकी जो सेल्स है वो जो आउटपुट है आपका वो भी डिक्रीज करेगा। आउटपुट डिक्रीज है तो आपका सेल्स भी डिक्रीज होगा, दैट्स वाई आपका बीपी भी यहाँ पे कम होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या बनेगा, ए आपका सही बनेगा। इस केस में डिक्रीज होगा बीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेमस एक्सपेरिमेंट्स ऑफ द हॉर्थन प्लांट वाज अंडरटेकन बाय। एक हॉर्थन प्लांट था ना, उसके अंदर एक्सपेरिमेंट किया गया था, तो वो किसने किया था, पी एफ ड्रकर ने, एल्टन मायो ने, हेनरी फ्यूल ने या डब्ल्यू टेलर ने। इसको किया था एल्टन मायो ने। जो एक आपका था ना इम्पोर्टेंट थ्योरी है ह्यूमन रिलेशन थ्योरी, वो दी थी एल्टन मायो ने। उसके अंदर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था हॉर्थन प्लांट में, इसीलिए इसको कहा जाता है आपका हॉर्थन प्लांट एक्सपेरिमेंट। ऑप्शन नंबर बी आपका सही बनेगा, एल्टन मायो। लेजिस फेयर का क्या मतलब है, लेजिस फेयर का मतलब क्या है, रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड पॉलिसी है क्या, फ्री ट्रेड पॉलिसी है, प्रोटेक्टेड ट्रेड पॉलिसी है या नन ऑफ दी अबव है। इसका मतलब आपके पास होता है फ्री ट्रेड पॉलिसी, लेट देम वर्क, लेजिस फेयर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम IDBI बोलते हैं, इसकी स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी, 1962 में हुई थी, 1963 में, 64 में, 65 में। तो इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट ईयर है वो है आपका 1964 के अंदर इसको इस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IFCI से आपसे पूछा गया है, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसको कब इस्टेब्लिश किया गया, तो इसको किया गया था 1948 के अंदर इसको इस्टेब्लिश किया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम बेसिकली सिडबी के नाम से जानते हैं। तो इसमें से कौन सा सिडबी का आपका फंक्शन नहीं है, क्या फाइनेंसिंग, प्रमोटिंग और आपका एडवर्टीजमेंट या ऑल ऑफ दी अबव। तो ये एडवर्टीजिंग इसका फंक्शन नहीं है, इसका फाइनेंसिंग बिल्कुल ये फाइनेंस करता है हमारे स्मॉल, इसका नाम ही क्या है आपका, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है, यानी कि जो हमारे स्मॉल लेवल पे जो हमारे काम कर रहे हैं MSME, उनको ये फाइनेंस करता है। प्रमोशन करता है डिफरेंट जो स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की, और उनको यहाँ पे प्रमोशन करने का काम करता है, बट एडवर्टीजमेंट करने का काम इसका नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपके इस केस में सही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हेडक्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। देखिए WTO आपका क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, जो डिफरेंट आपके जो ट्रेड से रिलेटेड डिस्प्यूट्स हैं, ट्रेड से रिलेटेड जो एक तरह से मंच हैं वो प्रोवाइड कराता है टाइम टू टाइम, ठीक है ना। तो इस केस में जो कोऑर्डिनेशन है वो बनाए रखता है, डिफरेंट जो नेशंस हैं उसके बीच में रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए रखता है। तो इसको WTO इसका काम होता है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपसे पूछा गया है इसके अंदर, वाशिंगटन है, जेनेवा में है, न्यूयॉर्क में है या इंग्लैंड में है। तो इसका जेनेवा में है आपका, जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर WTO का ऑफिस है। वाशिंगटन में ऑफिस है आपका किसका, वर्ल्ड बैंक और IMF दोनों का, राइट। इसको ध्यान में रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, अब इसमें से कौन सी स्टेटमेंट आपको ट्रू है यहाँ पे आपसे पूछी गई है। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, बैलेंस ऑफ ट्रेड इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन बैलेंस ऑफ ट्रेड, देयर इज नो म्यूचुअल इंटर रिलेशन बिटवीन बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड। अब देखिए इसमें दो टर्म्स होती हैं, एक आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है, एक आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका क्या होता है, जब आप क्या करते हो, किसी एक कंट्री का रेस्ट ऑफ द कंट्री, जितने भी वर्ल्ड में कंट्री है उनके साथ ट्रांजेक्शन देखते हो, तो वो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट का केस बनता है। जैसे आपकी इंडिया है यहाँ पे ना, हमारा प्यारा भारत है ये, ठीक है। तो ये भारत है, इसके हम रेस्ट ऑफ दी कंट्री यानी कि वर्ल्ड के जितने कंट्री हैं उनके साथ क्या क्या ट्रांजैक्शन हुई इसको देखेंगे, ये हमारा होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब इसके अंदर दो टाइप के अकाउंट हमारे बनते हैं बेसिकली, मेजर जो दो अकाउंट है, एक हमारा करंट अकाउंट बनता है, दूसरा हमारा कैपिटल अकाउंट बनता है। करंट अकाउंट के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं उसको थोड़ा ध्यान रखना। करंट अकाउंट के अंदर हमारी सबसे पहली चीज़ आती है हमारी जो हमारे गुड्स से रिलेटेड है, यानी कि हमारे गुड्स के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की इसमें बात होती है, जिसको बेसिकली हम जो बैलेंस ऑफ ट्रेड भी यहाँ पे बोलते हैं। दूसरी चीज़ आपका होता है इसके अंदर सर्विसेज आता है, जिसको हम इनविजिबल बोलते हैं। सर्विस हमारी क्या है, इनविजिबल टाइप है ना, तो सर्विसेज भी इसके अंदर आता है। तीसरा आता है इसका यूनिलेटरल ट्रांसफ़र। यूनिलेटरल ट्रांसफ़र का मतलब समझ लेना, जैसे आपके विदेश में हमारे बहुत सारे फैमिली मेम्बर काम करते हैं हमारे किसी के, तो वो क्या करते हैं, फ़ौरन से यहाँ पे पैसा भेजते हैं या कोई गिफ्ट भेजते हैं, तो वो आपका होता है यूनिलेटरल ट्रांसफ़र। तो ये तीन चीज़ें आपकी किस्में आती हैं आपके करंट अकाउंट में। जो कैपिटल नेचर के खर्चे, कैपिटल इससे बड़ी अमाउंट के जो पैसा होता है या आपका बाइलेटरल होता है, तो वो सब चीज़ें आपकी किस में आती हैं, कैपिटल अकाउंट में आती हैं। इतनी बात समझ लेना।
अब बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या आएगा, सिर्फ गुड्स की बात की जाती है, यानी कि गुड्स का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जब बात करी जाएगी तो उसको बैलेंस ऑफ ट्रेड बोलते हैं। वाइल बैलेंस ऑफ पेमेंट में आपकी सभी चीज़ें आ गई, गुड्स आ गई, सर्विस आ गई, अब यूनिलेटरल, बाईलेटरल, ठीक है ना, कैपिटल रिसीट, ठीक। तो ये सब चीज़ें आपकी किस में आ गई, बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर। अब यहाँ पे देखिए अब सही कौन सा बनेगा, बैलेंस ऑफ ट्रेड इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये बिल्कुल ठीक है। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्यों नहीं इंक्लूड होगा बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर, क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट ब्रॉड टर्म है, बैलेंस ऑफ ट्रेड उसका एक भाग है। बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑल्सो इंक्लूडेड इन बैलेंस ऑफ ट्रेड, ये गलत है, बड़ा थोड़ी छोटे में शामिल हो जाएगा। देयर इज़ नो म्यूचुअल इंटर रिलेशन है दोनों के बीच में, तो ये आंसर इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इस केस में। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, यहाँ पे आपको दे रखी है सेल्स की वैल्यू दी है, फिक्स कॉस्ट आपको दी है, पीवी रेशियो आपको 40% दिया है, तो आपको प्रॉफिट यहाँ पे पूछा गया है। इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला याद कर लेना, ये फॉर्मूला है SN2 पीवी रेशियो माइनस फिक्स कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट, ठीक है। इस फॉर्मूले को थोड़ा सा याद कर लेना। अब यहाँ पे देखिए दिया क्या क्या है आपको, यहाँ पे देखिए सेल्स की वैल्यू आपको दी गई है ऊपर, फिक्स कॉस्ट आपको दी गई है यहाँ पे, और पीवी रेशियो भी आपको गिवन है। तो इस केस में आप कैलकुलेट कर देते हैं, हम यहाँ पे रखते हैं, इसका वैल्यू को पुट करते हैं। सेल्स की वैल्यू आ गई 2 लाख यहाँ पे रख देते हैं। S इंटू पीवी रेशियो 40/100 कर देते हैं, ठीक है, 40% हो गया। माइनस कर देते हैं इसमें से आपके फिक्स्ड कॉस्ट को, यानी कि 30,000 की, तो हमारे पास क्या निकल के आएगी, प्रॉफिट आपके पास आ जाएगा, जिसको हमें कैलकुलेट करना है। अब इसको क्या करेंगे, 2 जीरो इसके काट ही देते हैं, हमारे पास निकल के आ गया 80,000। 80,000 में से कितना घटाना है, 30,000 की अमाउंट घटानी है जो फिक्स कॉस्ट की यहाँ पे दी गई है। आपके पास प्रॉफिट कितना निकल के आया, 50,000 प्रॉफिट निकल के आता है। तो ऑप्शन कौन सा आपका सही बनेगा इस केस में, ऑप्शन नंबर डी इज गोइंग टू बी राइट आंसर, राइट। फॉर्मूले का खेल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू गेट, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ ऑन ट्रेड, ये बोला गया है गेट। तो कौन सा आपका जो यहाँ पे अलग अलग नॉर्म्स दिए गए हैं, राउंड दिए गए हैं, तो ये कौन सा आपका गेट से रिलेटेड है, तो ये है आपका उरुग्वे राउंड। उरुग्वे राउंड के अंदर गेट को यहाँ पे फाउंड किया गया था। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आपका जो है एक बॉडी है, और बेसल नॉर्म्स बेसिकली आपके नॉर्म्स हैं बैंकिंग सुपरविजन से रिलेटेड, ठीक है ना, तो ये आपका इससे रिलेटेड है उरुग्वे राउंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर फीचर ऑफ द शेयर रिजल्ट इन द रिडक्शन ऑफ, फॉर फीचर ऑफ शेयर आपके किस चीज़ को रिड्यूस करते हैं, ऑथराइज्ड कैपिटल को, सब्सक्राइब्ड कैपिटल को, बोथ A एंड B, या नन ऑफ द अबव। तो इस केस में आपका क्या आंसर बनेगा, ऑथराइज्ड कैपिटल को क्या रिड्यूस करेंगे, नहीं, ये आपका करेंगे सब्सक्राइब्ड कैपिटल को, ऑप्शन नंबर B सही है। प्लानिंग फॉर एंटिसिपेटिंग फ्यूचर चेंजेज इन द इन्वायरमेंट इज नोन एज, यहाँ पे बोला गया है प्लानिंग करते हैं जब हम फ्यूचर की, किस चीज़ के लिए, एंटिसिपेट करने के लिए, यानी कि फ्यूचर के लिए हम एक तरह से क्या करते हैं, एंड अभी से हम प्लानिंग करके चलते हैं, रिजर्व बना के चलते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, प्रोएक्टिव प्लानिंग बोलेंगे, रिएक्टिव प्लानिंग बोलेंगे, बोथ A एंड B या नन ऑफ द अबव, इसको बोलते हैं प्रोएक्टिव प्लानिंग। प्रोएक्टिव प्लानिंग के अंदर आप पहले से यहाँ पे प्रोएक्टिव रहते हो, यानी कि आप क्या करते हो, पहले से ही कुछ एक तरह से सॉल्यूशन निकाल के चलते हो कि अगर फ्यूचर में ऐसा हो जाएगा तो उसके लिए हमने ये व्यवस्था की हुई है, राइट। रिएक्टिव होता है जब इवेंट अकर हो गया उसके बाद आप रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, उस चीज़ को, डैमेज को आप यहाँ पे रिकवर कर रहे हैं, दैट इज़ योर रिएक्टिव प्लानिंग। तो प्रोएक्टिव प्लानिंग आपका पहले से ही आप एंटिसिपेट करके चल लो ताकि आपको लॉस हो ही ना, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इन ए पार्टनरशिप फर्म इफ ए पार्टनर एग्रीज टू शेयर हिज प्रॉफिट विथ एन आउटसाइडर, दिस आउटसाइडर इज कॉल्ड। अब यहाँ पे बोला गया है, देखिए अलग अलग जो पार्टनरशिप के जो आपके पार्टनर्स होते हैं उनके फॉर्म होते हैं यहाँ पे, आपके जो एक्टिव पार्टनर होता है आपका, पैसिव पार्टनर यानी कि स्लीपिंग पार्टनर होता है आपका, सीक्रेट पार्टनर होता है, राइट, और आपका नॉमिनल पार्टनर होता है। तो अलग अलग जो पार्टनर्स होते हैं उनमें से एक आपका एक और पार्टनर होता है जिसको सब पार्टनर बोला जाता है। सब पार्टनर कौन होता है, वो पार्टनर होता है जो आपके आउटसाइडर होता है बेसिकली। जैसे आपका एक मेन पार्टनर है, ठीक है ना, जो एक्टिव पार्टनर है वो क्या करता है, कुछ कैपिटल आपके एक बाहर के किसी व्यक्ति से भी ले लेता है अपने अपने इंटरेस्ट के बेस पे, तो उसको बोलेंगे हम यहाँ पे क्या, सब पार्टनर। स्लीपिंग, एक्टिव, और ये आपका नहीं होता इस केस में, ए ऑप्शन सही बनेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन है आपके पास, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ वर्ल्ड बैंक फैमिली, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। देखिए वर्ल्ड बैंक फैमिली बेसिकली जब हम वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं ना, तो
तो उसके अंदर हमारी दो चीज़ें इंक्लूडेड रहती हैं, एक हमारा IBRD होता है, एक हमारा IDA होता है, ठीक है ना। वर्ल्ड बैंक बेसिकली बोल देते हैं हम जनरल वे में, बट वर्ल्ड बैंक बोलना गलत है, वो हमारा IBRD प्लस IDA का पार्ट होता है। तो इस केस में आपसे बोला गया है वर्ल्ड बैंक फैमिली का पार्ट कौन सा नहीं है। देखिए वर्ल्ड बैंक फैमिली के अंदर बेसिकली 4 बॉडीज़ काम करती हैं, ठीक है। पहले देख लेते हैं, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ये इसका पार्ट होता है। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, ये इसका पार्ट होता है। मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, ये इसका पार्ट होता है। बट जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है IMF है, ये अलग इंडिपेंडेंट बॉडी है, ये इसका पार्ट नहीं होता है, ठीक है ना। IMF की स्थापना कब हुई थी? 1955 के अंदर। वर्ल्ड बैंक भी 1955 के अंदर, तो इसको 1944 के अंदर, ठीक है ना। तो इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो इसके अंदर एक और आपका होता है, ठीक है ना। वर्ल्ड बैंक ग्रुप के बाद पूरी बात कर ही लेते हैं वर्ल्ड बैंक ग्रुप की। एक सबसे पहले आपका आता है जिसको हम बोलते हैं IDA, जो आपका इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन होता है। दूसरा आपका आता है IFC, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। तीसरा होता है आपका MIGA, जिसको मीगा बोला जाता है, यानी कि मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। चौथा आपका होता है ICSID, ठीक है ना, इंटरनेशनल कोऑपरेशन फॉर सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट, इसको ये बोला जाता है, यानी कि जो इंटरनेशनल डिस्प्यूट हैं उनको दूर करने के लिए ICSID को यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया था। तो इसके अंदर 4 बॉडी हैं, इन चीज़ को ध्यान रखना। IDA को एक नाम और बोला जाता है, इसको सॉफ्ट लोन विंडो भी बोला जाता है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को तो हो गया। अगला क्वेश्चन, इन एन आइडियल क्वेश्चनर, अब आइडियल क्वेश्चनर की बात करी गई है स्टैटिस्टिक्स का। क्या क्या होना चाहिए? नंबर ऑफ द क्वेश्चन शुड बी लिमिटेड, क्वेश्चन शुड बी क्लियर एंड सिंपल, क्वेश्चन मस्ट बी शॉर्ट। तो ऑल ऑफ द अबव आपका सही बनेगा, क्योंकि क्वेश्चनर जो आपकी प्रश्नावली होती है ना, उसके अंदर आपकी जो पहली चीज़ तो कि आपके क्वेश्चन जो है लिमिटेड होने चाहिए, ज़्यादा लेंथी आपका क्वेश्चनर होगा तो हर कोई अवॉइड करने की कोशिश करेगा। क्वेश्चन शुड बी क्लियर एंड सिंपल, आपके क्लियर सिंपल होनी चाहिए, आपको एक तरफ बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। क्वेश्चन मस्ट बी शॉर्ट, छोटे क्वेश्चन होने चाहिए, जैसे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं ना, लिखना कोई नहीं चाहता लंबा। ऑल ऑफ द अबव सही आंसर है। अब रिग्रेशन कोफिशिएंट की बात करी गई है। आपका एक रिग्रेशन कोफिशिएंट 2 है, दूसरा आपका 0.45 है। तो आपको बोला है वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। देखिए आर का फॉर्मूला क्या होता है, वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, √BXY इंटू BYX, ये इसका फॉर्मूला होता है। ये दो क्या हैं आपके, ये रिग्रेशन कोफिशिएंट होते हैं और ये आर है आपका कोफिशिएंट कोरिलेशन। इस केस में अगर हम इसकी वैल्यू को पुट करते हैं इसके अंदर, R इक्वल टू आ जाएगा √ के अंदर 2 आपका एक रिग्रेशन कोफिशिएंट है, दूसरा 0.45 है। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर निकल के आता है। इस केस में आपका आएगा 0.94.8 समथिंग आएगा, ठीक है ना। तो राउंड ऑफ करके ये आ जाता है 0.95, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट टी टेस्ट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ। अब यहाँ पे जो स्टूडेंट टी टेस्ट होता है, बेसिकली टी टेस्ट का फॉर्मूला होता है, ये आपका क्या है, एक तरह से जो हम स्टैटिस्टिक्स में पढ़ते हैं मीन को कंपेयर करने के लिए होता है। ये 2 सैंपल्स के मीन को कंपेयर करने के लिए टी टेस्ट को यूज किया जाता है। और बेसिकली ये स्मॉल सैंपल टेस्ट होता है, ठीक है ना, लेस देन 30 जब हो सैंपल साइज तब इसको यहाँ पर यूज किया जाता है। तो टी टेस्ट को कंट्रीब्यूशन किसने दिया था, यानी कि इसको एक तरह से हम कह सकते हैं ना प्रोपाउंड किसने किया था, तो इसको किया था हमारे जो गोसेट थे, AH गोसेट थे, तो इनके द्वारा इसको यहाँ पे खोज की गई थी, इनके द्वारा गोसेट टी टेस्ट भी इसको बोला जाता है। एज ऑफ द एप्लीकेंट्स ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस एंड द प्रीमियम ऑफ इंश्योरेंस, यानी कि एक साइड तो आपकी क्या है, एज है आपकी और एज ऑफ द एप्लीकेंट्स है, दूसरी साइड आपकी क्या है, इंश्योरेंस प्रीमियम की अमाउंट है। तो इन दोनों के बीच में आपसे पूछा गया है किस तरह का यहाँ पे कोरिलेशन होता है, क्या पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, जीरो होता है या नॉन ऑफ द अबव। इन दोनों के बीच में पॉजिटिव कोरिलेशन होता है। जैसे जैसे आपकी एप्लीकेंट की एज बढ़ेगी वैसे वैसे आपके जो अमाउंट की प्रीमियम है वो यहाँ पे इंक्रीज होती है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर 2 वेरिएबल सेम डायरेक्शन में आपके मूव कर रहे हैं तो वो आपके क्या होते हैं, पॉजिटिवली कोरिलेटेड होते हैं। इस केस में ऑप्शन नंबर ए आपका सही बनता है, पॉजिटिवली कोरिलेटेड, धनात्मक सहसंबंध इसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरिएंस रेशियो टेस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड। अब वेरिएंस रेशियो टेस्ट क्या होता है आपका, ये आपका एब टेस्ट होता है जिसके अंदर आपका 2 या 2 से ज़्यादा जब वेरिएंसेस होते हैं ना तो उनका यहाँ पे टेस्ट किया जाता है।
जिसके अंदर इस तरह का फॉर्मूला होता है। आपका जो वेरिएंस होता है, जो बेसिकली आपका ग्रेटर वेरिएंस होता है ऊपर आता है, जो छोटा वाला वेरिएंस वो आपका नीचे आता है। तो इस तरह से आप इसकी कैलकुलेशन करते हैं। टी टेस्ट का मैंने आपको बता ही दिया। जेड टेस्ट जो होता है ना, ये आपका लार्ज सैंपल के लिए यूज किया जाता है, ठीक। और एक्स स्क्वायर टेस्ट जो है ये काई स्क्वायर टेस्ट होता है। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट ये बेसिकली कंसीडर किया जाता है, गुडनेस ऑफ फिट के लिए इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर 6 सीट्स इन ए व्हीकल, 6 पर्सन कैन सिट इन। अब यहाँ पे बोला गया है एक व्हीकल्स के अंदर, एक गाड़ी के अंदर 6 सीट हैं। अब उसके अंदर 6 लोग हैं, वो कैसे कैसे यहाँ पे सीट्स को अदल बदल करके यहाँ पे बैठ सकते हैं, कितने वेज यहाँ पे हो सकते हैं। तो इस केस में आपका फैक्टोरियल यूज होगा, ठीक है ना। फैक्टोरियल अगर जो लोग नहीं जानते मैं बता दूँ, देखिए यहाँ पे आप 6 का फैक्टोरियल निकालेंगे सीधा सा, 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ये फैक्टोरियल होता है। 8 का फैक्टोरियल 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 2 × 1, ठीक है। सबको आपको मल्टीप्लाई करना है तो आपका आंसर यहाँ पे निकल आएगा। आई थिंक मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया है, तो 720 के आसपास का आएगा। आप एक बार मल्टीप्लाई करके इसको देख लेना, इसका आंसर चेक कर लेना। आंसर ऐसे ही बनेगा, 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है ना। ये टोटल फैक्टोरियल आपका आ जाएगा, राइट। अब है आपके पास फॉर्मूला दिया गया है एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला, और इसमें से बोला गया है कौन सा एक्स स्क्वायर का सही फॉर्मूला है। बेसिकली एक्स स्क्वायर का क्या मतलब है, ये आपका क्या है, जो आपका काई स्क्वायर टेस्ट है उसका फॉर्मूला आपको पूछा गया है। देखिए काई स्क्वायर टेस्ट के फॉर्म में क्या केस नंबर ए सही होता है आपके पास, क्या केस नंबर बी आपके पास सही होता है, केस नंबर सी या केस नंबर डी। तो इसका जो सही फॉर्मूला होता है ऑप्शन नंबर बी में है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा ओ माइनस ई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई। ओ फॉर होता है ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी, ई मतलब होता है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, राइट। इन दोनों को हमें निकालना पड़ता है। बेसिकली जो ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी होती है दी गई होती है, और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आपको निकालनी पड़ती है। तो इस केस में जो सही आंसर बनता है ओ माइनस ई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई आपका सही आंसर बनता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी राइट आंसर। When regression line intersect each other at a right angle, the correlation between them is। अब यहाँ पे बोला गया है जब आपकी क्या है, दो रिग्रेशन लाइन्स हैं आपकी, वो यहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को राइट एंगल पे, यानी कि इस तरह से कुछ बनता है, ठीक है ना। ये राइट एंगल बन गया, तो इस केस को क्या बोला जाएगा, इसके बीच में कैसा कोरिलेशन है वो आपको फाइंड आउट करना है। क्या पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, जीरो होगा या नन ऑफ दी अबव। तो इस केस में जीरो कोरिलेशन होता है, ठीक है। आपकी जो कोरिलेटेड आपकी जो ऐसे चलती है लाइन ना, ये आपका होता है एक तरह से, जैसे अगर आपकी इस तरह से, राइट, इस तरह से आपकी ये लाइन जा रही हैं, ये पॉजिटिव कोरिलेशन है। अगर ये नीचे को जा रही हैं दोनों एक साथ, तो ये निगेटिवली कोरिलेटेड है। अगर ये राइट एंगल बना रही हैं, तो इसका मतलब है ये आपका जीरो कोरिलेशन का केस होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लिटरल मीनिंग ऑफ द रिग्रेशन। अब यहाँ पे आपसे रिग्रेशन की मीनिंग पूछी गई है। फॉरवर्ड मूवमेंट होता है, रिटर्न बैक होता है, गो अपवर्ड होता है या गो डाउनवर्ड होता है। तो ध्यान रखना, जो आपका रिग्रेशन का मीनिंग होता है वो आपका होता है रिटर्न बैक, यानी कि वापस आना, पीछे लौटना, रिग्रेस करना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए 2 डायमेंशनल डायग्राम। अब इसमें पूछा गया है आपसे कि कौन सा आपका 2 डायमेंशनल वाला डायग्राम नहीं है। स्क्वायर डायग्राम, रेक्टेंगल डायग्राम होता है, पाई डायग्राम होता है, बार डायग्राम। देखिए स्क्वायर डायग्राम आपका क्या हो गया, एक तरह से आपका ये हो गया स्क्वायर, ठीक है, बहुत ही सुंदर बन गया स्क्वायर पे, ठीक, ये आपका स्क्वायर हो गया। रेक्टेंगल आपका आयत बन गया, ठीक, और पाई चार्ट आपका कुछ इस तरह का बनता है, ठीक, ये पाई चार्ट बन गया आपका। बट जो बार डायग्राम है वो आपका 3D पे बनता है, ठीक है, 3D पे भी बन सकता है, इस तरह का ये बनता है, और इसका आपका 3 डायमेंशनल भी आप इसको बना सकते हो। इस केस में ऑप्शन नंबर डी सही बनेगा, क्योंकि ये आपका खड़ा बनता है ना, तो ये इस तरह से भी रिफ्लेक्ट हो सकता है, इस तरह से भी रिफ्लेक्ट हो, यहाँ से भी रिफ्लेक्ट हो सकता है, तो ये आपका 3D पे बन सकता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। पूछा था 2 डायमेंशनल वाला कौन सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम नंबर ऑफ द मेंबर्स इन ए प्राइवेट कंपनी इज लिमिटेड टू। यहाँ पे बोला गया है प्राइवेट कंपनी के केस में मैक्सिमम कितने नंबर हो सकते हैं। आंसर आपका बनेगा सही ऑप्शन बी वाला, मिनिमम 2, मैक्सिमम 200, ठीक है, राइट। चलिए, द सैम्पलिंग टेक्निक वेयर ईच आइटम हैज़ ए इक्वल चांस ऑफ बीइंग इंक्लूडेड इन द सैम्पल इज नोन एज। अब मैंने इसको अच्छे से आपको करवाया था, जिसके अंदर हमने बोला था कि यहाँ पे 2 तरह की सैम्पलिंग होती है ब्रॉडली। पहली आपकी होती है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग,
जिसको हम रैंडम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग भी बोलते हैं, रैंडम सैम्पलिंग भी बोलते हैं। दूसरी आपकी होती है नॉन रैंडम या नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। देखिए रैंडम सैम्पलिंग के अंदर आपके जो यूनिट हैं, आपके जो पॉपुलेशन में सारे यूनिट्स होते हैं, सबके पास बराबर राइट होता है अपने जो सैंपल है उसमें सेलेक्ट होने का। जैसे आपका ये यूनिवर्स है, राइट, इसके अंदर आपके पास अनलिमिटेड यहाँ पे यूनिट्स हो जाती हैं। अब इस यूनिट्स के केस में अगर हम इसको रैंडमली चूज करते हैं तो सबके पास बराबर राइट है ना, कोई भी आ सकता है हमारे हाथ पे। हमें ऐसा थोड़ी सेलेक्टिव वे में थोड़ी कर रहे हैं, तो किसी को भी यहाँ पे हर किसी को बराबर राइट है, चाहे आए कोई, वो बात की बात है। ये आपका होता है किसका केस, रैंडम सैम्पलिंग का केस, आंसर बनेगा रैंडम सैम्पलिंग। बट नॉन रैंडम के केस में जैसे हमने बोल दिया, इसमें कितने भी यूनिट क्यों ना हो, हमने बोल दिया हमें 5 यूनिट चाहिए, हमें 7 यूनिट चाहिए, तो ये कैसा हो गया, नॉन रैंडम का पार्ट हो गया ना। तो इसमें क्या सबके बराबर चांस है, बिल्कुल नहीं है, 5 और 7 के ही चांस है, बस बाकी के 0 चांस है, राइट। तो इस केस में रैंडम सैम्पलिंग आपका सही आंसर बनता है। और कोटा सैम्पलिंग आपका नॉन रैंडम टाइप का होता है। एक्सटेंसिव सैम्पलिंग भी आपका वैसे ही इसका कुछ एक तरह से कैटेगरी नहीं है, बट बना दी गई है ऐसी। Which of the measure of the central tendency is determined with the help of cumulative frequency curve? Cumulative frequency curve के बेसिस पे कौन सी सेंट्रल टेंडेंसी को डिटरमाइन किया जा सकता है, तो इसका सही आंसर है आपके पास मीडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस आपको दे रखे हैं और जो फॉर्मूला है आपसे सही वाला पूछा गया है। ये फॉर्मूला भी अच्छे से मैंने आपको हाईलाइट करके बताया था कि इसको आपको याद करना है। तो फॉर्मूला सही वाला कौन सा है आप बता सकते हैं, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा या चौथा। तो जो आपका सी ऑप्शन है ना वो बिल्कुल सही, सॉरी एक मिनट, सी वाला नहीं, जो आपका डी वाला है वो बिल्कुल सही है आपका। जेड यानी मोड इक्वल टू होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक है ना। इसको आप क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर करके मीडियन भी निकाल सकते हैं, एक्स बार भी निकाल सकते हैं, जेड भी निकाल सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। बाकी के जो फॉर्मूले हैं वो यहाँ पे गलत हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है रोम स्टैंड्स फॉर, ये तो सभी को आना चाहिए। रोम किसके लिए यहाँ पे फुल फॉर्म क्या होती है इसकी फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन नंबर बी। रैम की क्या होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इज नोन है। अब यहाँ बोला गया है आपसे कि कंप्यूटर प्रणाली का प्रशासनिक खंड जिसको एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन बोला गया है, तो वो कौन सा होता है, क्या इनपुट यूनिट होता है, आउटपुट यूनिट होता है, मेमोरी यूनिट होता है, या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव कौन होता है आपका, जो हाई लेवल यानी कि जहाँ से आपको एक तरह से हम कह सकते हैं ऑर्डर पास होते हैं, तो ये आपका सीपीयू होता है, जिसको कंप्यूटर का माइंड भी यहाँ पे दिमाग भी कहा जाता है, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सारी चीज़ें यहीं से प्रोसेस होती हैं, दैट्स वाई इट इज़ ए काइंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन ऑफ द कंप्यूटर, राइट, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फास्टेस्ट मेमोरी इन द कंप्यूटर सिस्टम। अब इसमें से आपको सबसे फास्टेस्ट मेमोरी को चूज करना है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, रैम, रोम, कैसे या नन ऑफ द अबव। तो कैसे मेमोरी आपकी सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होती है कंप्यूटर के अंदर और सबसे छोटी मेमोरी भी होती है, ऑप्शन नंबर सी आपका इस केस में सही बनता है। टेराबाइट किसके बराबर होता है ये आपसे पूछा गया है। 1 टेराबाइट बराबर कितना, 1024 गीगाबाइट होता है, 1024 मेगाबाइट, 1024 किलोबाइट या 1024 बाइट। 1024 गीगाबाइट बराबर 1 टेराबाइट होता है, 1024 मेगाबाइट बराबर 1 गीगाबाइट होता है, 1024 किलोबाइट बराबर 1 मेगाबाइट होता है और 1024 बाइट बराबर 1 किलोबाइट होता है। तो इसकी हायरार्की को आप समझना। इफ़ सेल्स वॉल्यूम इस 20,000, वेरिएबल कॉस्ट दिया है 12,000 का एंड प्रॉफिट दिया है 4,000 का, देन पीबी रेशियो आपसे पूछा गया है। देखिए यहाँ पे पीबी रेशियो आपसे प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो पूछा गया है। मैंने आपको पीबी रेशियो का फॉर्मूला भी यहाँ पे बताया था, अच्छे से सारे फॉर्मूले करवाए थे मैंने, दोबारा बता देता हूँ। पीबी रेशियो का एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, C/S × 100। C स्टैंड फॉर कंट्रीब्यूशन, S स्टैंड फॉर सेल्स, 100 तो आपको पता ही है परसेंटेज के लिए आता है। तो इस केस में सबसे पहले देखिए, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे C की वैल्यू तो दी नहीं है, हम C कैसे निकालें। तो C निकालने का मैंने पहले भी आपको बताया, S - BC = C होता है। तो सेल्स में से जो वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर देंगे, सेल्स की वैल्यू कितनी है आपके पास 20,000 है, वेरिएबल कॉस्ट 12,000 के हो गए, तो 6,000 अपने पास, 8,000 बेसिकली क्या निकल के आ गया अपने पास, हमारे पास कंट्रीब्यूशन कितना निकल के आ गया, 8,000 का कंट्रीब्यूशन आ गया। और सेल्स की वैल्यू ऑलरेडी 20,000 की गिवन है, वो नीचे आ जाएगी, मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर कितना निकल के आएगा, 40% आपके पास आंसर निकल के आएगा। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टेक्निक ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर एनालिसिस। अब आपसे पूछा गया इसके अंदर कैपिटल स्ट्रक्चर एनालिसिस कौन सी टेक्निक नहीं है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट कैपिटल गियरिंग, कैपिटल बजटिंग, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। अब इसमें ध्यान से देखना,
कंफ्यूज मत करना। कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपका क्या है, कैपिटल स्ट्रक्चर एनालिसिस का पार्ट है। मैंने आपको पहले भी बताया है, इसकी कंप्लीट यूनिट मैंने डाली हुई है। कॉस्ट ऑफ डेट है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग है, कॉस्ट ऑफ प्रीफरेंस शेयर है। तो ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं। और कैपिटल जो आपका कैपिटल गियरिंग है, ये भी आपका कैपिटल स्ट्रक्चर एनालिसिस का पार्ट होता है। यानी कि कितनी आपकी जो लीवरेज है, गियरिंग मतलब कितना अपने लीवरेज यहाँ पे लिया हुआ है। और ट्रेडिंग ऑन इक्विटी भी आपका एक तरह से क्या है, कैपिटल स्ट्रक्चर का पार्ट होता है, क्योंकि आप यहाँ पे इक्विटी को ज़्यादा प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू डेट। बट जो कैपिटल बजटिंग है ना, ये आपका बेसिकली इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए किया जाता है, जिसके अंदर कैपिटल बजटिंग के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, डिस्काउंटिंग और नॉन डिस्काउंटिंग, दो टाइप के मेथड हम पढ़ते हैं। डिस्काउंटिंग के अंदर हमारे पास क्या निकल के आती है, इसको थोड़ा समझा दूँ मैं। डिस्काउंटिंग मेथड के अंदर हमारे पास आती थी क्या, नेट प्रेजेंट वैल्यू, IRR, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, ये 3 मेथड आती थी। नॉन डिस्काउंटिंग मेथड के अंदर हमारे पास आती है क्या, पे बैक पीरियड मेथड, और एक और था आपके पास ARR, यानी कि एवरेज रेट ऑफ रिटर्न या अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न इसको बोला जाता है। तो राइट आंसर आपके क्या पास है, बी ऑप्शन आपके पास सही हो जाएगा। ये कैपिटल बजटिंग आपका बेसिकली इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए आपके पास होता है, बजटिंग के लिए। अब यहाँ पे बोला गया है लिबरल क्रेडिट पॉलिसी रिजल्ट इन। अब लिबरल क्रेडिट पॉलिसी, जिसको उदार साख नीति हिंदी में बोलते हैं, तो इसका क्या रिजल्ट निकलता है, डिक्रीज होते हैं क्या बैड डेट, डिक्रीज होंगे सेल्स, इंक्रीज होगी बैड डेट, तो क्या होगा। देखिए इस केस में समझने वाली बात है कि जो अगर लिबरल पॉलिसी कर दी, उदार दे दिया हमने, उदारवादी हमने बन गए, हमने क्या किया, हमने पब्लिक से बोला कि आप एक काम कीजिए, बिना कोलेटरल जो सिक्योरिटी है उसके बिना हम लोन दे देंगे आपको, बिना लीजिंग, बिना जो गिरवी रखे लोन दे देंगे। तो क्या उस केस में हमारे पास लोन के एप्लीकेशन ज़्यादा आएंगे, नहीं आएंगे। और कल के दिन में अगर बाई चांस वो डिफ़ॉल्ट कर गए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहेगी, बैंक की रहेगी। उनके पास से रिकवर नहीं हो पाएगा, क्योंकि जिम्मेदारी उनकी तब होती जब यहाँ पे आपने कुछ गिरवी रखा होता, ठीक है ना। तो इस केस में इंक्रीज हो जाएंगे आपके बैड डेट, ये संभावना होती है यहाँ पे जब भी हम क्या करते हैं, लिबरल क्रेडिट पॉलिसी लाते हैं। यानी कि उधार जो आप दे रहे हैं ना, लोन दे रहे हैं, उसमें लिबर्टी आपने ला ली। अगर आपने कहा इतने डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, चलिए आपका ऐसे ही हो जाएगा, ये सब चीज़ें, तो उस केस में आपके जो बैड डेट हो उनकी संभावना होने की संभावना होती है। दैट्स वाई इंक्रीजिंग बैड डेट इज ए कंडीशन अंडर लिबरल क्रेडिट पॉलिसी, ठीक है। इन अकाउंटिंग प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन ट्रीटेड है, ये तो मैंने 1000 बार आपको बता दिया है। आपका जो प्रॉफिट है प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, तो वो कौन सा नेचर का होता है, तो ये आपका कौन सा होता है, कैपिटल नेचर का होता है, कैपिटल रिजर्व। ऑप्शन नंबर सी। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ द डिवेंचर, यहाँ पे बोला गया है जो प्रीमियम मिलता है, जो प्रीमियम पे करेंगे हम रिडीम करने पे, जो डिवेंचर का रिडीम करना है यानी पेमेंट करना, उस पर जो प्रीमियम का पेमेंट किया जाएगा, तो वो कैसा आपका अकाउंट होगा, पर्सनल होगा, रियल होगा, नॉमिनल होगा, या नन ऑफ द अबव। तो ये आपका पर्सनल अकाउंट, क्योंकि इसके केस में आप क्या कर रहे हो, प्रीमियम का पेमेंट आप कर रहे हो और किसी पर्सन को आपको पेमेंट करना है, ठीक है ना। जो डिवेंचर होल्डर है उसको आपको पेमेंट करना पड़ेगा, तो इस केस में आपका पर्सनल अकाउंट वाला केस बनता है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कैन नॉट बी यूज। अब यहाँ पे बोला गया है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कहाँ पे यूज नहीं की जा सकती है, वेयर मैनेजमेंट इनसफिशिएंट, वेयर स्टैंडर्ड प्रोडक्ट आर नॉट मैन्युफैक्चर्ड, वेयर वर्कर आर स्लो, या नन ऑफ द अबव। अब देखिए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मैं पहले भी आपको फंडा बता चुका हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पे बेंच मार्क सेट करने होते हैं, जिनको हम स्टैंडर्ड बोलते हैं। उसके बाद हम इसको एक्चुअल के साथ में कंपैरिजन करते हैं, जो निकलता है उसको वेरिएंस बोलते हैं, ठीक है ना। ये सब हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब ऑप्शन नंबर बी देखो, यहाँ पे बोल दिया स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ही नहीं बन रहे हैं, तो भैया अब कंपैरिजन किससे करेंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए इस केस में आपके स्टैंडर्ड कॉस्टिंग नहीं हो सकती है जब तक आपके पास स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ना हो। तो जब देखिए स्टैंडर्ड, यहाँ पे एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपके एग्जामिनेशन में मार्क्स आते हैं ना, तो स्कूल टाइम पे होता क्या था न, एक आता था 90% वाला, ठीक। अब तो खैर 100% भी आ जा रहे हैं, वो बात की बात है। बट पहले आते थे 90% वाले मार्क्स वाले, फिर आते थे कोई 80% वाले, कोई आ जाते थे 60% वाले। तो 60% वालों के घर वाले किससे कंपैरिजन करते थे, 90 वाले से, देख उसके कितने अच्छे नंबर आए हैं, और तू है कि कितने 60% लाया और फिर भी खुश हो रहा है, फिर भी मिठाई बांट रहा है, ठीक है ना। तो इस केस में 90% आपका बेंचमार्क हो गया एक तरह से कंपैरिजन करने के लिए, क्योंकि ये स्टैंडर्ड हो गया। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड ही फिक्स नहीं होता, तो कंपैरिजन किससे करते, अगर सभी के 60-60 आते तो उस केस में कंपैरिजन किससे बनता, किसी से नहीं बनता। तो राइट आंसर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पीरियड कॉस्ट किसको बोलते हैं। पीरियड कॉस्ट का प्राइम कॉस्ट होता है, फिक्स कॉस्ट होता है, वेरिएबल कॉस्ट होता है या टोटल कॉस्ट होता है। तो ये आपका फिक्स्ड कॉस्ट होता है, ठीक है। पीरियड कॉस्ट का मतलब होता है एक फिक्स पीरियड के लिए जो आपने यहाँ पे पेमेंट कर दी है। जैसे आपके रेंट है, सैलरी का पेमेंट है, क्या सैलरी एक बार दे दी तो 4 दिन बाद फिर से आएगा क्या एम्प्लॉय, मेरे को सैलरी दे दो, नहीं ना, 1 महीने तक नहीं आएगा। अगले महीने 10 तारीख के बाद क्रेडिट होगी सैलरी, तब उससे पहले अगर नहीं हुई तो पा सकता है वो, ठीक है। तो उस केस में ये आपका क्या है, पीरियड कॉस्ट होता है, फिक्स्ड कॉस्ट। द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल कॉस्ट स्टैंडर्ड कॉस्ट, ये तो बता ही दिया मैंने आपको, ये वेरिएंस होता है। ऑप्शन नंबर सी। If total capital employed in a firm is 8 lakhs, reasonable rate of return 15%, profit for the year 12 lakhs, then value of the goodwill of the firm as per the capitalization method will be। अब यहाँ पे देखिए, जो गुडविल निकालने के अलग अलग मेथड होते हैं। एक आपका एवरेज प्रॉफिट होता है, आपका सुपर प्रॉफिट होता है, एक कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड होता है, एक अन्यूटी मेथड होता है। तो इसको थर्ड मेथड से ये बोला गया है, इसके अंदर आपको कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड करना, राइट। तो इस केस में सबसे पहले हमें सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए 2 चीज़ें चाहिए। एक तो आपको एवरेज प्रॉफिट चाहिए, एक नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए। यहाँ पे तो दिया गया है, उसको एवरेज प्रॉफिट मान लेते हैं 12 लाख रुपए को, और हमें इससे 8 लाख का अगर हम जो कैपिटल हमने एम्प्लॉयड करी ना, उसका अगर हम यहाँ पे 15% निकालते हैं, ठीक है ना, तो ये हमारे पास निकल के आती है क्या, 8 लाख का 15% हमारे पास निकल के आएगा क्या, ये आपके पास नॉर्मल प्रॉफिट निकल। तो इस केस में आप कैसे निकालेंगे, हमने क्या किया, 8 लाख रुपए का हम क्या करेंगे, 15% निकाल के चलेंगे, ठीक है ना। तो 8 लाख का 15% आई थिंक 1,20,000 आपके पास निकल के आएगा, ठीक है ना। तो ये क्या निकल के आया आपके पास, नॉर्मल प्रॉफिट की वैल्यू। और एवरेज प्रॉफिट पहले से दिया गया है कितना, 12 लाख। तो सुपर प्रॉफिट बराबर क्या हो गया, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट 12 लाख रुपए का है और सुपर प्रॉफिट आपके पास कितना आ गया था, 1,20,000 रुपये आ गया था, 1.2 लाख, ठीक है। तो इस केस में जो आपका सुपर प्रॉफिट निकल के आया वो कितना निकल के आएगा, 6,80,000। ये आपका सुपर प्रॉफिट निकल के आया। अब इसको कैपिटलाइज करना पड़ेगा। कैपिटलाइज करने के लिए क्या करेंगे हम, 6,80,000 जो सुपर प्रॉफिट आया है इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, इसको 100 पे बनाएंगे जब दिया गया 15 पे। ये 15 दिया है ना, इसको नीचे लिखेंगे, ऊपर 100 आपका आ जाएगा, 100 पे कैपिटलाइज कर दिया। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली आपके पास आंसर आना चाहिए 72 लैक्स का आना चाहिए, ठीक है। इसको कैलकुलेट करके देख लेना, आंसर आपके पास निकल के आ जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। अब डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर आपका किस तरह का यहाँ पे एसेट होता है, क्या फिक्स्ड एसेट होता है, करंट एसेट होता है, रियल एसेट होता है या फिक्टिशियस एसेट होता है। तो ये आपका फिक्टिशियस एसेट होता है, जो भी डिस्काउंट आप डिबेंचर्स पे देते हैं। अब आपके पास एक क्वेश्चन है, द पॉपुलर स्टेटमेंट है, इफ़ ऑल यू हैव इज ए हैमर, ठीक है ना, एवरीथिंग लुक्स लाइक ए नेल। अब ये पॉपुलर स्टेटमेंट दी गई है, किसके द्वारा दी गई है, क्या बोला गया, द पॉपुलर स्टेटमेंट इफ़ ऑल यू हैव इज ए हैमर एवरीथिंग लुक्स लाइक नेल। ये दी थी हमारी एच मैस्लो ने, अब्राहम मैस्लो के द्वारा, जिन्होंने नीड हायरार्की यहाँ पे बेसिकली दी थी, जिसके अंदर हमने देखा था अलग अलग हमारे पास 5 स्टेप होती थी। सबसे पहले फिजियोलॉजिकल नीड होती थी, दूसरा हमारे पास क्या होती थी, सेफ्टी नीड होती थी, तीसरा हमारे पास लव एंड बिलोंगिंगनेस होता था, चौथे हमारे पास होता था सेल्फ स्टीम का होता था, पांचवा होता था हमारे पास क्या, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो ये हमारे पास अलग अलग हायरार्की थी, जिसके अंदर हम यहाँ पे इसको पढ़ते हैं। ये एच मैस्लो ने दी थी नीड हायरार्की थ्योरी। तो इसी में इन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि हमारी जो ऑल यू हैव हैमर, अगर आपका हथौड़ा है तो आपको सब क्या दिखेंगे, नेल के जैसा आपको दिखता है। तो ये स्टेटमेंट हो गई एच मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स, ठीक है गाइज। तो ये थे हमारे कुछ 100 के आसपास जो क्वेश्चन थे, पूरे जो कंप्लीट जैसा पेपर आपका आता है उस तरह के क्वेश्चन मैंने इसमें इंक्लूड किए हुए हैं, ठीक है। काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हैं और सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए अच्छे अच्छे एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है। यूकेएसएससी असिस्टेंट अकाउंटेंट के ही नहीं बल्कि उससे हायर लेवल के जो एग्जामिनेशन है उसमें आए हुए क्वेश्चन भी इसमें इंक्लूडेड हैं, राइट। तो आपको इसमें आई होप कि मज़ा आया होगा, ठीक, क्वेश्चन करने में। और एक लीगल एस्पेक्ट मैंने छोड़ रखा है, इसमें नहीं डाला हुआ मैंने कुछ लीगल एस्पेक्ट के क्वेश्चन, क्योंकि लीगल एस्पेक्ट मैंने ऑलरेडी अलग से भी आपको करवाया हुआ था, उसके अंदर एमसीक्यू आपको करवाए हुए थे। और अगर और डिटेल में आपको वीडियो चाहिए रहेगी तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं अलग से उसको करवा दूंगा, ठीक है गाइस। तो इससे रिविज़न कीजिए। तो आज थोड़ी वीडियो लंबी बन गई है, बट कॉन्सेप्ट क्लियर करना ज़रूरी है। आपके पास एक कल का दिन बचा हुआ है, जो 12 तारीख वाले पेपर वाले हैं, बाकी जो 13 और 14 वाले हैं तो उनके लिए तो अभी है टाइम, ठीक है। तो जो जिनका पेपर 12 तारीख को हो जाए वो अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना है यहाँ पे,
कुछ टाइम के लिए मैं जो टेलीग्राम ग्रुप है या उसको ओपन कर दूंगा, या फिर आप मुझे पर्सनली भी यहाँ पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस तरह से हम कम्युनिकेशन का प्रोसेस कर सकते हैं, राइट। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और अपनी फीडबैक ज़रूर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।